देखिए यहाँ पे ना बातें बहुत होती है। फिजिक्स वाला ने अब जब से पैसे लिए हैं तब से उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स खराब हो गई है, उससे पहले ठीक चल रहे थे। सैलरी आप नहीं दे रहे हो और आप मेसी को है। अच्छा एक बात मुझे समझाइए कि पुराना स्टाइल तो जो बिजनेस का था, डू यू थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू बिजनेस? मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाइना और सिंगापुर की तरफ देखना चाहिए, हर चीज़ के लिए अमेरिका की तरफ नहीं देखना चाहिए। पर अगर ये आ गए, ब्लिंकिट आ गया, इसने बोला नहीं नहीं हम अमेरिका से $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, इमीडिएटली हम थ्रेट में आ गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? अब जैसे साउथ कोरिया एक टाइम में कुछ नहीं होता था, लेकिन जापान की कंपनीज बहुत बड़ी हो गई थी, सोनी, पैनासोनिक, मित्सुबिशी, मित्सुई, टोयोटा। तो साउथ कोरिया ने कहा कि जब तक हम बड़ी कंपनियां नहीं बनाएंगे हम इंटरनेशनली कम्पीट नहीं कर सकते और हमारी मार्केट सारी फॉरेनर्स के हाथ में चली जाएगी। आपको लगता है भारत सरकार सपोर्ट कर रही है लोगों को? मुझे तो नहीं लगता। तो मैंने हेयर एक्सटेंशंस की एक कंपनी लगाई और वहाँ मैंने शुरू में 2 साल में करोड़ों का नुकसान किया। आप लोन वापस करो मत करो आपकी मर्जी है, पर 16% हमारा फिक्स है। अदानी का जो पोर्ट है जी, वहाँ पे घास नहीं उगती थी, उसने उस पे सबसे सक्सेसफुल इंडिया का पोर्ट बनाया प्राइवेट। जैसे आप मेरे ऑफिस में आए, बहुत सारे पिलर्स यहाँ वहाँ फेंके हुए हैं और बहुत केओस है। सो व्हाट डज केओस रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ ग्रोइंग फास्ट, या फिर आपको लगता है कि स्ट्रीमलाइन होनी चाहिए चीज़ें? मुझे लगता है पर्सनली, मेरा जो विचार है, स्ट्रीमलाइन इज डेथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ऐसा लगता है, आपको क्या लगता है? ये वो केओस लीडिंग टू व्हाट है, मतलब अगर वो एनिमल स्पिरिट्स कंपनी की जिंदा है जिसमें लोग आपस में बहस कर रहे हैं, लोग आपस में चीज़ें सॉल्व करने के लिए केओस है कि कोई भाग रहा है, कोई चीज़ फटाफट करने के लिए एक स्टार्टअप मेंटालिटी है, डे ज़ीरो मेंटालिटी है कि हम अभी भी जैसे छोटी कंपनी फास्ट डिसीजन लेती थी उसका केओस है। और एक केओस होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, मैनेजमेंट का कोई ध्यान ही नहीं है और कंपनी प्रॉफिट की तरफ देख ही नहीं रही है, उसको कहीं से पैसे आ रहे हैं तो उसको खा रहे हैं। कहीं से पैसे है ना, मतलब जो कैपिटल गवर्नमेंट कंपनी हो गई या मतलब इन्वेस्टर ने कुछ पैसा डाला और ढंग से मैनेज नहीं हो रहा है, तो वो है। जैसे बाईजूस है, अब वो जो बाईजूस के ओनर थे वो तो दुबई बैठे हुए थे। अच्छा, दुबई में रहते थे। अच्छा, तो वो इंडिया ही नहीं आते थे? मतलब हार्डली, मतलब मैनेजमेंट। अच्छा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इनके बारे में। बाईजूस रविंद्रन वाज इन दुबई। अच्छा, अब आप एक ग्लास हाउस में दुबई में बैठे हो और वहाँ से आपको ऐसे सुंदर सिटी में बैठे हो और बिजनेस आपका यहाँ पे रुल रहा है और आपका बदनामी हो रही है, मिस सेलिंग हो रही है, मिस मार्केटिंग हो रही है, तो फिर कैसे चलेगा? और ऊपर से जो इन्होंने हायरिंग, स्पेशली बाईजूस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। अभी तो शायद उनको 6 महीने की जेल भी हुई है सिंगापुर में, उनको 6 महीने की जेल भी हुई बाईजूस वाले को। तो मुझे बहुत क्यूरियस केस ऑफ नॉट बेंजामिन बटन बट बाईजूस, ठीक है। तो बाईजूस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि यार ये लोग, मतलब इनकी प्रॉब्लम क्या थी? जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उनका भी टेक का बिजनेस है, तो कहते हैं जब मैं हायरिंग के लिए डालता हूँ बाईजूस वाले ही आते हैं और उनका मानसिक संतुलन इतना हिला हुआ है कि उनको बोलता हूँ 30,000 मिलेंगे तो कहते हैं 1.5 लाख मिल रहे थे मेरे को पहले। तो मैं कहता हूँ भाई वो उसने मार्केट खराब किया, मेरी क्या गलती है उसमें? अब शादी में पंडित जी आते हैं, उनको 1100 भी दिया जा सकता है, अब कोई 1.5 लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख रुपए दे रहा है, पंडित जी तो वही है ना भाई। पंडित मैं तो 1100 की अफोर्ड कर सकता हूँ, कोई दिमाग खराब कर दे कि भाई नहीं आप 2 ही लाख लिया करिए हर जगह, तो आपको लोग हायर ही नहीं करेंगे लोग। सिमिलर सिचुएशन उनके साथ भी हुई थी। अगर आप इस पे प्रकाश डालें कि इन्होंने किस तरह से पैसा उठाया और इतना मिस मैंने $16 बिलियन को दिए, हाउ डिड दैट हैपन? देखिए ऐसा है, जो टीचिंग बिजनेस है वो ट्यूटर की और स्टूडेंट की केमिस्ट्री क्या है, स्टूडेंट को वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब एक ब्रिलियंट टीचर है, वो हो सकता है टीचर ब्रिलियंट हो लेकिन वो $multi-billion कंपनी का फाउंडर बनने के लायक है या नहीं। वन शुड आस्क द क्वेश्चन ना कि उसको किसने दिए इतने बिलियंस। अच्छा, इंडिया का जो स्टूडेंट है वो कोचिंग के लिए एक लिमिटेड अमाउंट ही दे सकता है, ये रियलिटी है इस मार्केट की। लेकिन उसमें आप अगर इतनी फंडिंग करके बैठ जाओ और फिर वो फंडिंग कह रही हो हमें रिटर्न बनाना है, रेट बढ़ा, इसमें ये भी ऐड कर। अच्छा, फिर रेट बढ़ाने के बाद भी बिजनेस नहीं आ रहा तो आप दूसरे स्टार्टअप खरीदने लग जाओ एजुकेशन के उल्टे सीधे रेट पे, ये सोचिए कि इनसे मैं अपना टर्नओवर ले आऊँगा और बिजनेस ग्रो कर लूँगा। फिर सेम फिनोमिना आप वहाँ कर रहे हो जो अपने यहाँ पे फेल हो रहे हो।
तो टीचिंग सिंपल बिजनेस है, अन अकेडमी भी फेल हो गया, तो जितना टर्नओवर नहीं वाला का भी हालत खराब फिजिक्स वाला ने अब जब से पैसे लिए हैं तब से उनकी यूनिट इकोनॉमिक्स खराब हो गई है। उससे पहले ठीक चल रहे थे, अच्छा, लेकिन अब पैसे लेके अब पैसे को रिटर्न देना है, वैल्यूएशन जस्टिफाई करनी है, स्टॉक मार्केट पे भी आ गए, वहाँ केस खराब हो जाता है। फिर टीचर को उल्टी सीधी सैलरी दे रहे हैं, स्टार्टअप्स उल्टे सीधे रेट पे खरीद रहे हैं, वो फीफा का फुटबॉलर रख लिया उसको, भाई क्या जरूरत है, कोचिंग टीचर देख के आ तो रहे हैं तुम्हारे पास। फुटबॉलर रखा था इन्होंने, शायद उसको मेसी को हायर किया था इन्होंने, मेसी को, बायजूस ने, और मेसी को जब इन्होंने हायर किया था तो उसको द काइंड ऑफ मनी दे पेड देम, उसमें वो ठीक ठाक सैलरी निकल जाती लोगों की, जो कि नहीं दे रहे थे उस टाइम पे। सैलरी आप नहीं दे रहे हो और आप मेसी को हायर। अच्छा, एक बात मुझे समझाइए कि पुराना स्टाइल तो जो बिजनेस का था, डू यू थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू बिजनेस? जो पहले के स्टाइल बिजनेस होते थे कि भाई 10 रुपया लगा रहा हूँ, मुझे 15 की उम्मीद है, 10 में मेरे खर्चे भी हैं, एम्प्लॉय का खर्चा ये है वो है, मुझे 15 की उम्मीद है, और जो 5 आएगा उसमें से मैं 2 रुपये बचाऊंगा, 2 रुपये और लगाऊंगा, फिर 12 का बिजनेस हो जाएगा मेरा। ये तरीका सही है या? यही तरीका सही है। और लेकिन आजकल की मार्केट क्या है ना, वो अमेरिकन कंसेप्ट पे चलती है कि ग्रो फास्ट, पैसा जितना मर्जी ले लो, फास्ट ग्रो करो, पैसे का रिटर्न बना के दिखाओ। जैसे वहाँ पे मेंटालिटी है हायर एंड फायर, एकदम से पैसा उठाया, ज़बरदस्त हायरिंग कि भाई ग्रोथ। तो कई चीज़ें जो स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रोसेस ड्रिवन है, एथिक्स ड्रिवन है, और जो यूनिट इकोनॉमिक्स यानी अच्छा प्रॉफिट बना के चलती हैं, वो स्लोली ही चलती हैं। उसको आप फास्ट आर्टिफिशियली करने की कोशिश करोगे तो वो वर्क नहीं करता। और इंडिया एक अलग, देखो इंडिया एशियन कंट्री है और एक पुरानी कंट्री है जहाँ पे कल्चर को भी महत्व दिया जाता है जी। ऑफिस कल्चर अगर ख़राब हो तो आधे एम्प्लॉय तो वैसे ही डिमोटिवेट हो जाते हैं, सिर्फ पैसे के लिए नहीं आते वो ऑफिस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें चाइना और सिंगापुर की तरफ देखना चाहिए, हर चीज़ के लिए अमेरिका की तरफ नहीं देखना चाहिए कि अमेरिकन की तरह हम स्टॉक मार्केट पे पैसा उठाएं फिर ये करें। चाइना और सिंगापुर की तरह हमें एक सिस्टम्स बना के और पीपल इंक्लूसिव ग्रोथ हमें करनी चाहिए। अमेरिका की तरफ देखने की आदत पड़ी क्यों हमें? इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से। हम तो अपने आप को ब्राउन इंग्लिशमैन समझते हैं ना। हाँ। गोरा आता है तो सब झुक जाते हैं। हम देखा यहाँ पे कभी हमारे ऑफिस में कोई बाहर का गोरा आता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई वेंट टू ताज जयपुर, तो मैं भी टिप दे रहा था, बाकी भी दे रहे थे, बट गोरा वाज मोर इम्पोर्टेंट, उसको ज़्यादा, एंड ही वाज रेडी गिविंग लेस टिप देन आई वाज गिविंग, बट ही वाज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ही वाज गोरा। क्या प्रॉब्लम क्या है? 5 स्टार के बाद एक सरदार खड़े होते हैं, हाँ, जो 6 फुट 3 इंच के होते हैं, लेकिन वो दरवाजा खोलने के लिए रखे होते हैं। तो वो भी तो स्लेव मेंटालिटी है। हाँ, ये तो वो अपोलो अस्पताल में भी रखे हुए हैं। मुझे तो अपोलो वाला सबसे लंबे अपोलो वाली लगी थी। टिपिकल वो हमारी ब्राउन मेंटालिटी है जो सेल्फ एस्टीम नहीं है उसके अंदर। और अमेरिकन की तरफ आंख बंद करके हम लोग देखते हैं हर चीज़ के लिए, विच इज़ गलत है। यूनिट इकोनॉमिक्स आपने 2 बार शब्द का इस्तेमाल किया, क्या होता है यूनिट इकोनॉमिक्स? वो यही होता है जो आप अभी बता रहे थे कि अगर 10 रुपए की चीज़ है तो मेरे को उसको 15 की बेचनी है, ताकि मेरा पास पैसा बचे, फिर मैं उसको ग्रोथ में भी लगाऊं, कुछ प्रॉफिट भी लेके जाऊं। लेकिन मैं ये नहीं, जैसे स्टार्टअप ने करा कि 10 की चीज़ 8 में बेचना शुरू कर दो ताकि कंपटीशन खत्म हो जाए। और कंपटीशन जब खत्म हो जाएगा तब मैं लॉसेज में होऊंगा, बहुत सारे इन्वेस्टर का पैसा जला चुका हूँगा, तब मैं कहूँगा अब मैं रेट बढ़ाऊंगा। और तब मैं जब रेट बढ़ाने पे आऊँगा तो 2 नई स्टार्टअप्स आ जाएंगी इन्वेस्टर का पैसा लेके, और मैं रेट नहीं बढ़ा पाऊंगा, फिर मैं बायजूस की तरह बंद हो जाऊँगा। सर इसमें 2 नाम याद आ गया मुझे, ज़ेप्टो और ब्लिंकिट। आपकी इस बात को सुनते हुए 2 नाम याद आ गए। पर वो पता है वो ये नहीं कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो, वो ये नहीं कर रहे हैं। वो एक जो भारत का जो बेसिक बिजनेसमैन है, जिसने इस देश को हज़ारों सालों संभाल के रखा हुआ है, उसको ख़त्म कर रहे हैं। वो इन्वेस्टर का पैसा लेके वो एक पंचूरन की दुकान वाले को ख़त्म कर रहे हैं। जो एक नॉर्मल किराना स्टोर वाला होता है, ऐसे कम से कम लाखों किराना वाले स्टोर हैं इस देश में, इनको ये ख़त्म कर रहे हैं, ये कह के कि हम इन्वेस्टर का पैसा ला रहे हैं और हम सस्ते में बेच रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब ख़त्म हो जाएंगे और खाली ये रह जाएंगे, कहीं ग्लोबल इकोनॉमी का फ़र्क इन पे पड़ेगा तो बाकी देश वाले तो बिल्कुल सड़क पे आ जाएंगे। इसमें मेरे 2 मत हैं, मेरी 2 राय है इसमें। एक राय तो मेरी ये कहती है कि मार्केट इकोनॉमी को आप बीट नहीं कर सकते। अगर किराना वालों से ज़्यादा एफिशिएंट कोई ऐप के ऊपर डिलीवरी लेके आया है तो ये तो फिर किराना वालों को अपनी बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप मार्केट फोर्सेस की ही सच्चाई होती है। लेकिन दूसरा ये है कि क्या वो ज़ेप्टो और ब्लिंकिट सस्टेनेबल बिजनेस बना रहे हैं या नहीं, या फिर वो इन्वेस्टर का पैसा जला रहे हैं। उसमें जो लॉसेस दिखते हैं वो लॉसेस कोई मार्केट बहुत लंबे टाइम तक फंड नहीं कर सकती, चाहे वो फिर IPO से ही ले ले पैसा या कर लें। तो जैसे पेटीएम के साथ हुआ, अब वो लॉसेस तुम्हारे कब तक झेलेगा कोई? वॉरेन बफेट भाग गया फाइनली,
इन्वेस्ट किया था उसने पहले, भाग गया। अच्छा। तो मतलब बेसिकली आपको यूनिट इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस तो बनाना पड़ेगा आपको। और अगर किराना वालों को आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बिजनेस बना के बीट कर सकते हो तो फिर कोई रोकने वाला नहीं है, बिकॉज ये इंडियन कंपनीज ही हैं। पर मेरा सवाल कुछ और है ना, कि जैसे मान अभी क्या होता था, भारत के ऊपर जो 2008 की जो इकोनॉमिक स्लोडाउन हुआ था या क्योस मचा था मार्केट में अमेरिका का, उससे पूरी दुनिया परेशान हुई थी। भारत के ऊपर फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा था, दो कारण थे। एक तो हमारे जो बैंक्स हैं सरकारी हैं, दूसरा हमारा बड़ा कारण था कि जो ये छोटे छोटे बिजनेसेस हमारे बहुत सारे हैं, तो उसका कोई लेना देना नहीं, अमेरिका क्या कर हमसे क्या मतलब वाली बात है ना। पर अगर ये आ गए, ब्लिंकिट आ गया, इसने बोला नहीं नहीं हम अमेरिका से $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ठीक है, नाउ देन वी आर सीरियसली इन थ्रेट्स, इमीडिएटली हम थ्रेट में आ गए। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? मतलब देखिए, इसमें जैसे मैंने कहा मेरी दो राय है जी। जहाँ जिस कंट्री में छोटे बिजनेसेस ज़्यादा होते हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर में और बड़ी कंपनीज कम होती हैं, अगर आपकी बड़ी कंपनियां आप अलाउ नहीं करोगे बनाना तो वो फॉरेनर बना लेगा। जैसे कि Amazon वगैरह आए थे। हाँ, जैसे वीवो, जैसे यहाँ पे वो चलता था, लावा फ़ोन चलता था, माइक्रोमैक्स चलता था, आज चाइनीज़ चलते हैं। तो आपने अपनी कंपनीज को मैन्युफैक्चरिंग साइड में उस टाइम पे सपोर्ट नहीं किया तो उड़ गई, और जिनके पास मैन्युफैक्चरिंग बैकबोन है वो ले गई। अब जैसे साउथ कोरिया एक टाइम में कुछ नहीं होता था, लेकिन जापान की कंपनीज बहुत बड़ी हो गई थी, सोनी, पैनासोनिक, मित्सुबिशी, मित्सुई, टोयोटा, होंडा। तो साउथ कोरिया ने कहा कि जब तक हम बड़ी कंपनियां नहीं बनाएंगे हम इंटरनेशनली compete नहीं कर सकते और हमारी मार्केट सारी फॉरेनर्स के हाथ में चली जाएगी। तो उन्होंने फिर ये शीबोल बनाई, सैमसंग, LG, सारा बिजनेस इनको दिया, सारा सपोर्ट इनको दिया। तो आपको ताकतवर कंपनियां चाहिए हर सेक्टर में। आपको लगता है भारत सरकार सपोर्ट कर रही है लोगों को? मुझे तो नहीं लगता। किस एरिया में मुझे नहीं लगता? लगभग सभी एरिया। आप बताइए भारत सरकार कहाँ समर्थन करती है बिजनेसेस का? मुझे कई बार मैं आई वाज टॉकिंग टू हिम वन डे एंड आई सेड दैट आई एम अ बिजनेसमैन डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, not in spite of the government. I don't see the kind of support people, the way maybe a Chinese company does or maybe an American company gets the support from the government. हमें नहीं मिलता वो सपोर्ट, मुझे तो नहीं लगा। हर सरकारी विभाग में जो भी लोन अवेलेबल है वहाँ एक कैरेक्टर बैठा जो बोलता है 12% मेरा हो जाएगा भाई साहब, 16% मेरे को दे दो, आप लोन वापस करो मत करो आपकी मर्जी है, पर 16% हमारा फिक्स है। तो मुझे एक बात बताओ ना, कहाँ समर्थन मिल रहा है उस लेवल का जहाँ पे आपको लगता है बड़ी कंपनियां खड़ी हो जाएंगी? देखिए, करप्शन अगर होती है वो इंडिया में बहुत है, तो कोई इसमें डाउट ही नहीं है। लेकिन जो करप्शन को इस्तेमाल कर रहा है फिर आप उसको भी तो चोरी कहोगे ना। मतलब आप ये कैसे कह सकते हो कि अंडे और मुर्गे पे चले कि गए एक सर। बिजनेसमैन ने कहा भाई मैं पैसे खिला के लोन वापस नहीं करूंगा। पर अंडे और मुर्गे पे चले गए ना अब आप, कि करप्शन है इसलिए मैंने बिजनेस लोन ही नहीं लिया, अब मैं वहीं के वहीं पड़ा हुआ हूँ, मैंने पैसे पकड़ाए। अब वो कह रहा है कि इट्स लाइक जैसे ये एप्पल वाला फोन है कि यू हैव टू अग्री ऑन द टर्म्स एंड कंडीशन अदरवाइज यू कांट गेट इनटू द फोन, डन, वेस्ट हो गए पैसे आपके। वहां पे एक बंदा अपने टर्म्स एंड कंडीशन लेके बैठा है, वरना मत लो पैसा, निकलो और लोग आएंगे लेंगे पैसा। तो वैसे ही कुछ हो गया ना कि सरकार कह रही नहीं पैसा बांटो फ्री में, बिना कोई 16% लिए, 12% लिए। भाई 2% हो तब भी एक बार का आदमी सोचता है चलो ठीक हो, 16% मांग रहे हैं लोग। मतलब 1 करोड़ रुपए अगर आपको कोई दे रहा है, 16 लाख मेरा हो गया इसमें से। सर लेकिन मैं तो काफ़ी एक्चुअली मतलब रिवर्स एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि काफ़ी मैंने स्टार्टअप्स और SMEs देखी जिन्होंने CGT MSE स्कीम से लोन लेके और अनसिक्योर्ड लेके और काफ़ी बेनिफिट हुआ। इंडिया में थोड़े इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हैं, ये भी एक्चुअली एक प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे चाइना में 3% का होता है साल का, जापान 1% होता है, US में जब 4-5 अब हुआ है, पहले तो 1-2% था। यहाँ का बिजनेसमैन 8-12-10 देता है। उसमें आप ठीक कह रहे हो कि अगर कोई पब्लिक सेक्टर बैंक आपको अंडर द टेबल डील दे रहा है तो ये तो मतलब करप्शन तो बहुत है इंडिया में, बहुत माइंड बॉगलिंग करप्शन। पर मैं वही, चलो मान लो करप्शन को साइड में कर देते हैं, अब दूसरे वाले मुद्दे पे आते हैं। एक बार मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी से बात कर रहा था, तो वो यही कह रहे थे अगर मैं बन जाता फाइनेंस मिनिस्टर तो मैं 2% पे ही लोन अवेलेबल कराता सारे बिजनेस को। मेरी पहली प्रायोरिटी होती कि सारे बिजनेसेस 2% पे लोन मिलेगा उनको, 2% से ऊपर हमको चाहिए भी नहीं, क्योंकि उसी में जब वो बिजनेसेस क्रिएट करेंगे उसमें ही हमारा बड़ा फायदा हो जाएगा, उसमें हमें दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। बट इन रियलिटी मुझे ऐसा लगता है शायद सरकार को ये फील होता है कि बड़ी लकड़ी उठाए कौन। कई बार मुझे ये फीलिंग आती है कि जैसे गवर्नमेंट्स को ये लगता है कि भैया कर तो देंगे, 2% नुकसान हो गया तो फिर हम क्या करेंगे। अभी क्या है, जो चल रहा है चलने दो वाले सिचुएशन आ जाती है ना कि बढ़ तो रही है 9% क्या फर्क पड़ता है, 12% भर रहे हैं। वी टुक अ लोन फ्रॉम अ कंपनी एट 12%, रिसेंटली वी हैव डन इट, ठीक है। उसमें इंटरेस्टिंग सुनिए, 12% लोन ले लिया, फिर अभी कोई NOC लटकी हुई है मेरी बिल्डिंग के ऊपर,
उसमें कुछ लोग कह रहे हैं इतना लाख रुपया देंगे तब एनओसी क्लियर होगी। अगेन जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूँ, तो मैं कह रहा हूँ वी आर ग्रोइंग डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट, कि वो है हमें रोक रही है कि भैया मत आगे कैसे बढ़ोगे, हम देखेंगे तुम्हें। हम ग्रो कर रहे हैं क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। उससे अब सोच के देखिए, अगर सरकार हमारा साथ देने लग जाए उसी पे, तो हमारी ग्रोथ 10 गुना हो जाएगी ना। बिल्कुल। आप समझ ये एक्चुअली ये ब्रिटिश ने जो सिस्टम बनाया था कि हम्म। हम लोग राज कर रहे हैं इंडिया के ऊपर, तो वो जो तंत्र बना हुआ है सारा, हाँ। अभी मतलब नीचे से ऊपर पैसा जाता है, सबसे ऊपर वाले तक पूरी अमाउंट जाता है जी। और वो तंत्र चलता रहता है। हम्म। ये तंत्र तो अभी वहीं का वहीं है। जी, तंत्र से वापस आते हैं कंपनियों पे कि सर्टिफाइड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो अगर आपको किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है, तो आपको एक एग्ज़ाम देना होता है जो ऑनलाइन होता है, और उसमें वीडियो ऑन होता है, तो आपका फेस आइडेंटिफाइड होता है कि आप ही दे रहे हो। और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं कंपनी सेक्रेटरी के, लॉ के, कि बोर्ड की क्या पावर्स हैं, और सारे के उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, और आपको उसमें 50% से ऊपर मार्क्स लाने होते हैं। अच्छा। तो वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। अच्छा। IID करके इंस्टीट्यूट है, उसका होता है। हाँ। तो वो, तो मान लिया मैंने कर लिया, तो मुझे क्या काम मिलेगा उसमें? आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं किसी SME में या किसी बड़ी कंपनी में। अच्छा। और उस पर आपको फिर चार्जेस मिलते हैं। जैसे छोटी कंपनीज हैं वो आपको पर मीटिंग चार्ज देती हैं। अच्छा। जैसे कोई SME हो गई, वो आपको 20,000 से लेके 1 लाख रुपए पर मीटिंग का देती है जी। तो बोर्ड में आपको, आपका काम होता है कि सारे प्रॉपर तरह से काम हो रहे हो। अगर कुछ उल्टा दिख रहा हो आपको, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज करो, आप उसको मिनट्स में लाओ। और अगर बहुत ज़्यादा कुछ उल्टा दिख रहा है तो आप इवन रिज़ाइन तक कर सकते हो। लेकिन आपका काम है ओवरसाइट करना। अच्छा। और बड़ी कंपनीज आपको और ज़्यादा पैसा देती हैं उसमें, अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हो तो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का मतलब कुछ ऐसे लोग मतलब आपका जो, कोई मैनेजमेंट रोल नहीं है। हाँ, लेकिन पर आपका इसका मतलब किसी के दबाव में भी नहीं हो। रोल है। हाँ, आप किसी के दबाव में नहीं हो, आप आपका काम है इंडिपेंडेंटली अपनी बात रखना। इट डजंट मैटर कौन क्या सोचता है वहाँ पे। जी जी जी। अच्छा, आपकी और बात ऐसा होता है जब आप अच्छे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखते हैं, हाँ। फिर कल को आप IPO के लिए DRHP फाइल करते हैं, तो वो सारी दुनिया पढ़ती है, उसमें आप दिखते हैं यार इसने इतने अच्छे अच्छे लोग रखे हुए हैं। अब जैसे GP इको सॉल्यूशंस, जिस कंपनी में मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था, उन्होंने IPO से पहले मुझे एज अ इन्फ्लुएंसर रखा था, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर। तो उनका 31 करोड़ का IPO था, 31 करोड़ का। उसमें उनको IPO बिड्स मिली 16,600 करोड़ की। अच्छा। तो मतलब मेरी वजह से तो पूरा नहीं मिला होगा, बट कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बोर्ड बहुत अच्छा अप्रोच सही था। हाँ, उन्होंने अच्छा। और भी अच्छे लोग रखे थे। एक्स चीफ सेक्रेटरी रखे थे तमिलनाडु के, और सोलर कॉर्पोरेशन के एक्स MD अच्छा, रखे हुए थे। जानबूझ के रख, तब तक मैं समझ कर सोचता कि मतलब ये क्यों जुड़े हैं इन कंपनियों से। जैसे अमेरिका में CIA कोई बंदा रिटायर होता है तो कंपनियों का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाता है। मैं सोचता हूँ क्यों बना ये जाके। नहीं, वो इसलिए होते हैं, जो रिटायर होके बनते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो रिलेशनशिप जो उनके मार्केट में होते हैं, उससे वो बिजनेस लाते हैं कंपनी के लिए। अच्छा। अच्छा। वो इसलिए होते हैं। हाँ हाँ हाँ। उनका एक स्पेसिफिक या रोल कोई होता बीच है। में आए तो उसको निपटाना होता है। हाँ मतलब अब CIA वाला क्यों बनेगा? तो मतलब जैसे रिलेशनशिप से बिजनेस लाना, इन्वेस्टमेंट लाना, और ओवरसाइट रोल तो खैर ऑफिशियल है ही जो गवर्नमेंट की तरफ से है। अच्छा, तो जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कोई, तो वो इट्स लाइक, जैसे आई वाज रीडिंग अबाउट मोसाद वंस, जो इजराइल की स्पाई एजेंसी है, तो वो ना एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि टीम ऑफ 10 पीपल, तो 10 लोग होते हैं, तो उसमें एक बंदा होता है जिसको जैसे ये बुक शेल्फ है, तो 10 लोग बैठे हैं, 10 के 10 बोलेंगे ना ये बुक शेल्फ है भाई साहब, तो इसमें से 9 को बोलना है ये बुक शेल्फ है, लेकिन एक कैरेक्टर रखा था जिसको बोलना है कि नहीं ये बुक शेल्फ नहीं, ये कुछ और भी हो सकता है, जो दिख रहा है, सुनाई पड़ रहा है, सब कुछ लग रहा है कि ये वही है, पर एक कैरेक्टर और रखा जाएगा जिसका काम है ये ढूंढ के लाना कि ये ऐसे क्यों नहीं होगा। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब वो बंदा हो गया जो ऑब्वियस है, उसको ही मना करेगा, नहीं ऑब्वियस नहीं, इतना ऑब्वियस नहीं नहीं नहीं, ऐसा रोल नहीं होता। एंड ऑफ द डे देखो, आप चाहते हो कि कंपनी ग्रो करे, बिकॉज बहुत केसेस में ये भी होता है कि जैसे प्री IPO हुआ जी, तो प्री IPO में आपने कुछ शेयर्स ले लिए, तो ऐसा नहीं आपका, अच्छा मतलब फायदा भी है, हाँ फायदा भी होता है ना, फिर आपको मीटिंग चार्ज भी मिलता है। हाँ, तो वो भी जो इंटरेस्ट है वो तो अलाइंड ही रहता है ना। हाँ, लेकिन तो वो कोई है कि प्रेशर होता है कि साइन किसी ने करना फोन होता है कर ना, दिया, किसी ने फोन कर दिया कि भाई ये मेरी तरफ से बताइए वाली बात, ऐसा भी होता है। जैसे कंपनी का ऑलरेडी जो रियल टीम है उसमें किसी ने कॉल किया यार कि कल मीटिंग होनी है, इसमें ये ऐसी बातें होंगी, जरा तुम मेरी तरफ से बोल देना 2-4 बार। पॉसिबल आपके साथ हुआ है? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ एक्चुअली, और मैं बहुत ही खुश हुआ उस कंपनी में, बिकॉज उन्होंने कुमार विश्वास जी को 1% इक्विटी दी बाद में, वो फिर हमारे बोर्ड में आए,
हमें एड्रेस किया और अपने दामाद को हमारे बोर्ड पे लिया हम लोगों ने, उनके दामाद को। तो हमारा तो वो लेवल ही भाई भतीजा हुआ, that हाँ, it's मतलब best, हाँ। नहीं भाई भतीजा मतलब देखिए रिलेशनशिप पे ही चलती है दुनिया। नहीं, भारत तो चलता है चलता है relationship। भारत तो किसी और किसी चलता ही नहीं है। मुझे बहुत लेट रियलाइज हुआ जब से मैंने बिजनेस शुरू किया, तब से मैं अमेरिकन के साथ ही बिजनेस किया है मैंने लगातार। अच्छा बीपीओ और हाँ वैसे हाँ, तो उससे क्या हुआ, जब मैंने भारतीयों से बिजनेस करना शुरू किया, ओहो यहाँ तो होटल में जाना Relationship, पड़ता है, हाँ। कॉफी पिलानी पड़ती है, डिनर कराना डिनर पड़ता करना है, पड़ता है, हाँ। तो वो पता चला मुझे पहली बार। अदरवाइज मुझे उसकी डिनर और इवनिंग जो साथ में बिताते हैं उसकी बड़ी वैल्यू है बहुत। अमेरिकन को फर्क नहीं पड़ता, दे लाइक क्या अच्छा रिजल्ट आ रहा है, आजा आजा करते हैं। हाँ। और अमेरिकन अगर आपको बुलाएंगे भी तो यूजुअली क्लाइंट ही खर्च करता है कि अरे आओ हम आपको खिलाते हैं, बैठो हमारे साथ। यूजुअली द क्लाइंट स्पेंड्स मनी। हमारे यहाँ उल्टा है, यहाँ वेंडर से उम्मीद की जाती है पैसे खर्च करते है ना। एक कहावत है कि आपने ही शायद कही है, स्मार्ट पीपल फेल इन स्टार्टअप। ये क्या क्या क्यों कहा आपने ऐसा? मैंने अपने आप को देख के कहा, क्योंकि मैं सीएफओ था 1500 करोड़ की कंपनी का जी। और वो गुगनहाइम पार्टनर्स की अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फंड की कंपनी थी। अच्छा। फिर वो छोड़ के मुझे एंटरप्रेन्योरशिप का बग काट गया, तो मैंने हेयर एक्सटेंशंस की एक कंपनी लगाई और वहाँ मैंने शुरू में 2 साल में करोड़ों का नुकसान किया। अच्छा। तो बेसिकली कॉर्पोरेट लाइफ में कुछ हैंडल कर पाना और एक स्टार्टअप चलाना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जितने भी स्मार्ट हो, अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते कि काम कैसे होता है, मुझे लगता है टेम्परामेंट होता है बिजनेस का, एक अलग होता है। इंडिया में तो बहुत ही अलग होता है। मेरे बड़े भाई हैं जो HCL में 22-23 साल काम किया उन्होंने, ही नोज द बिजनेस इन एंड आउट। पर उन्होंने मुझे बोला कि तुम करो ये जो IT रिक्रूटमेंट वाला काम है, एंड आई डिड अ वंडरफुल जॉब। तो उन्होंने मुझे बोला, उनसे पूछा आपने खुद क्यों नहीं किया? कहते मेरे बस की नहीं है, अब मैं इस माइंडसेट का आदमी नहीं हूँ कि बिजनेस कर सकूं, क्योंकि वो कॉर्पोरेट लाइफ हाँ कहते मैं इसी में खुश हूँ। कह रहे मैं कर सकता हूँ मैं, और फेल हो जाऊंगा मुझे पता है। यू कैन डू इट बिकॉज दिस इज हाउ यू आर मेड। मुझे ऐसा लगा उनकी बात, जबकि आप नॉट इवन ग्रेजुएट, आप CFO तक कहाँ से क्या क्या पढ़ा होगा आपने? नहीं, तो वो आप सोचो ना कि एक तरफ मैं CFO में अकाउंटिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, डेट और वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी सब हैंडल कर रहा था, और इधर स्टार्टअप में जब आया तो मुझे मार्केटिंग और वो सब हैंडल करना पड़ गया, तो मेरे तो घोड़े खुल गए। मतलब मैंने कहा भाई ये तो अलग ही चीज़ है कुछ। तो वो टेम्परामेंट आपका वैसे डेवलप हो जाता है कॉर्पोरेट लाइफ में। तो आपको वही करना चाहिए जिसके लिए आपने ट्रेनिंग ली है लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है। सही बात है। नहीं, दैट्स ट्रू, आई एग्री। भारत में क्या स्किल्स चाहिए भारत के अंदर, अगर आपको स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो इंडिया में? तो देखिए यहाँ पे ना बातें बहुत होती हैं, मतलब कोई कुछ धारा में चाह रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, यहाँ पे नॉइज़ बहुत है। तो आपको नॉइज़ कैंसिलेशन पूरे टाइम लगा के रखना चाहिए, और मतलब काम की बात कैसे सेट करनी है, कैसे वो लोग जो काम करके दिखाएं, ऐसे लोग बड़े कम हैं, बातें करने वाले बहुत हैं। तो आपको मतलब एक ऐसा बंदा जो बहुत फोकस्ड हो और टाइम पर एग्जीक्यूट करके दिखाए, इस टाइप का टैलेंट जो इंटेग्रिटी वाला हो, चाहे उसकी स्किल कम हो, चाहे उसका टैलेंट कम हो, लेकिन उसके अंदर इंटेग्रिटी हो, कि मतलब वो कंपनी के लिए मतलब ऑनेस्ट हो। ऐसे बंदों के साथ आप कितने मिले आपको ऐसे बंदे इंटेग्रिटी वाले? 10-15%। नहीं, मुझे तो 15% बहुत ज़्यादा लग रहा है कि मुझसे बहुत लोग मिलने आते हैं। अच्छा। मुझसे बहुत लोग मिलने आते हैं, लिटरली झूठ बोलते हैं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए, और अभी भी इन्होंने, पुराने इन्वेस्टर ने 1 करोड़ लगाया था, इन्होंने उसको 7 करोड़ देख के खरीदा है वापस। एंड दे एक्सपेक्ट मी नॉट टू रिसर्च अबाउट कि रियलिटी क्या है, सच क्या है, और अपनी इमेज ख़राब करके चले जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप फ़ोन नहीं उठाते भाई साहब। तो मुझे इंटेग्रिटी वाले कम से कम हमारे देश में बहुत कम मिलते हैं। और मुझे जो अमेरिका में जो मिले हैं, डू नॉट थिंक पीपल कि मैं कोई स्पेशल अमेरिकन तारीफ़ कर रहा हूँ। बिजनेस में घुस जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना? वहाँ पे लॉ चलता है ना, लॉ से डरते हैं। हाँ, नहीं, ऊपर से वो भी है कि अमेरिकन आर बाय, वो मनी माइंडेड हैं। दे नो कि इसके साथ जो मैंने बोला नहीं करूँगा तो पैसा ही नहीं आएगा, फ़ायदा क्या है? दे रियली, अमेरिका इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहाँ पे आप राष्ट्रपति का भी मर्डर कर दोगे तब भी आपको बेल जरूर मिलेगी। हो सकता है $100 मिलियन की रखी जाए, 1 बिलियन की रख दे जज, पर बेल जरूर देगा कि बेल आपकी $1 बिलियन पे रखी जा रही है। आप बोलोगे ठीक है 1 बिलियन ले लो, ठीक है जाओ चुप, आप घूम लो। ये इकलौते, क्योंकि दे आर मनी माइंडेड पीपल, वो पैसे पे बेल देंगे ही देंगे, क्योंकि वो देश ही ऐसा बनाया गया है। हमारा देश ऐसा नहीं बना है, हमारा देश अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति में है। और दूसरी प्रॉब्लम मुझे जो लगती है, हमें लगता है इट्स अ वुंडेड सिविलाइजेशन। हाँ, हम सब के सब परेशान लोग हैं। हाँ, 2 सेकंड में डिप्रेस हो जाते हैं, 2 सेकंड में परेशान हो जाते हैं, और देन वी स्टार्ट रिएक्टिंग बैडली, और ये सब बहुत। और अगले ही पल हमें लगता है कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं। हाँ, या तो हीरो या जीरो, हाँ, बीच में कुछ नहीं है। ट्रू।
एक और बताइए कि स्ट्रेस हैंडलिंग कैसे होगी? जैसे आपने बिजनेस शुरू किया था, कैसे हैंडल करते थे स्ट्रेस? अगर आप अपना जो डेली रूटीन है उसको अगर आप बांधते नहीं हो कुछ चीज़ों के साथ कि मैं इस टाइम पे सुबह के टाइम मोबाइल टच नहीं करूँगा, मेरे को 8 या 9 बजे के बाद ही लैपटॉप खोलना है। अपना 8 बजे भी लोग हैं जो काम शुरू करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर आप 6 से 8 का जो है उस टाइम पे मोबाइल से दूर रहो। बिकॉज जैसे ही आप एल्गोरिथम में लॉक हो जाते हो फिर वो छोड़ता नहीं है आपको। एल्गोरिथम आपको लॉक कर लेता Yes, है, yes. वो आपको आप ही की टाइप की मेंटालिटी वाली चीज़ें दिखाता जाएगा, आपको लगेगा जो मैं सोचता हूँ वही दुनिया है। तो 6 बजे आप नेचर से कनेक्ट करो, बिकॉज असली में तो देखो प्रकृति के जन्म है हमारा, और नेचर से कनेक्ट करो, भगवान से कनेक्ट करो। भगवान को ग्रैटिट्यूड दो कि भैया आपने मेरे को कल का दिन अच्छा दिखाया, आज का दिन भी अच्छा दिखाना। एक दिन 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 करके जियो ज़िंदगी। मेरे को लगता है ये जो सिंपल चीज़ें हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा भगवान मन में होना चाहिए, थोड़ी नेचर मन में होनी चाहिए। अच्छा, ट्रैवल ज़रूर करो, देखो कि आपकी जो रियलिटी आसपास की है वही सारी दुनिया की रियलिटी नहीं है, लोग बहुत अलग अलग रियलिटीज़ में जी रहे हैं, तो वो देख के आओ आप। तो जब आप किसी वाटरफॉल के बाहर खड़े होते हो और आप देख रहे होते हो तो आपको लगता है यार मैं वो कल इतना टेंस था ऑफिस में और मुझे लग रहा है यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो वो है, मतलब आपको थोड़ा सा माइंड ओपन रखना चाहिए। और एक बात है कि अपने मन की शांति की ना वैल्यू अनलिमिटेड होती है। कोई ऐसे काम मत करो जिससे आपकी खुद की मन की शांति खराब हो। अगर आपको उसमें मजा आ रहा है तो करो, क्या पता जैसे आपको आपके लिए मन की शांति खराब करने की जो परिभाषा है, हो सकता है मेरे लिए वो मन की शांति खराब करना ही नहीं हो। दैट्स व्हाट आई एंजॉय। अब समझ रहे हो? जैसे मान लो मैं क्रिमिनल हूँ, आपको पुलिस कोर्ट से डर लगता है, मेरे लिए वो फन है। यू नो आई एम सेइंग, यू कांट से कि नहीं तुम भी मत करो यार, कि आपको क्या मजा आ रहा है, किस चीज अपने मन की शांति तो आपको पता है कि का क्या पता है। रखो। वो मतलब कई बार हम लोग ऐसी चीज़ों में हाथ डाल देते हैं जो हमें उस टाइम पे लग रहा होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बट वो हमें पटरी ऐसे जाती है और वो सालों दूर ले जाती है, और बहुत टाइम बाद हमें कहते हैं यार कि यहाँ तो डेकेड्स के हिसाब से ज़िंदगी बीत रही है, 10-10 साल करके ज़िंदगी बीत रही है। जैसे हनुमानगढ़ी का नाम सुना आपने? अयोध्या में हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी के जो पंडित जी हैं वो अपना मंदिर छोड़ के नहीं निकलते, वहीं पैदा होते हैं, वहीं मतलब पैदा तो कहीं और होते हैं, मठाधीश बन जाते हैं, उनकी मृत्यु होती है, वो नहीं घूमने जाते कहीं पे भी। सेटिस्फैक्शन का लेवल उनका सोचिए आप। डेडिकेटेड है, बस उनको कहीं नहीं जाना, उनको मंदिर में रहना है बस पूरी जिंदगी। मतलब वो मंदिर से बाहर निकल के भगवान राम के दर्शन करने नहीं जा सकते, उसी मंदिर में रहना है उनको, बजरंगबली के। मतलब जो बगल में अयोध्या का मंदिर, वहां नहीं जा सकते, वो मंदिर के प्रोमाइसेस नहीं छोड़ सकते वो। तो ये उनकी रियलिटी है, जो उनकी लाइफ की, उनकी लाइफ है, उसी में फिक्स है वो। बिल्कुल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपका, जैसे मैं बार बार ही कहता हूँ ना, गरीबी की अपनी अपनी सबकी परिभाषाएं हैं। जैसे जब मैं इंटरव्यूज देने जाता था कहीं पे अलग अलग कंपनियों में, तो लोग अपनी गरीबी की परिभाषा बताते थे कि मैं किस परिवार से आया हूँ। तो कुछ लोग कहते थे कि हम इतने पुअर थे कि हमारे पास केवल एक ही फ्लैट था और एक ही कार थी हमारे पास, काम वाली बाई थी जो कि डेडिकेटेड नहीं थी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था क्योंकि हम लोग ऐसी, माय फादर वाज अ सिक्योरिटी गार्ड, तो हमारी गरीबी की परिभाषा ये थी कि 2 टाइम में खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसकी गरीबी की परिभाषा ये थी, उसके काम वाली बाई थी जो शेयर्ड थी। सही कह रहे हो आप, मतलब ऑल्टरनेट रियलिटी हो गई। हाँ बिल्कुल, उसकी रियलिटी अलग, सबकी अपनी अपनी है। कि हो सकता है मुकेश अंबानी का लड़का बोले कि यार मेरी गरीबी ऐसी थी कि मतलब इलॉन मस्क के लड़के के पास जो उसके नाम पे था वो मेरे नाम पे नहीं आया। 10 पोर्शा थी, 11 नहीं थी मेरे पास। वही वाली बात है ना, काम नहीं मिला इसलिए आप कैसे परेशान हो सकते हो? आपकी मन की शांति इतनी सस्ती है कि किसी ने आपको वो नहीं किया तो खराब हो गई। सुब्रमण्यम स्वामी जी भी स्वामी के साथ भी यही हुआ। मैं हमेशा अपने गेस्ट के साथ में पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से, मतलब एक वैसी डिस्कशन हो जहाँ पे मैकेनिकल ना लगे। ठीक है, तो इस चीज़ में पूरी कोशिश, फ्रेश लगेगी सामने बात हो रही है। हाँ मतलब बात होनी चाहिए, आइडियली होनी भी चाहिए वैसे ही। ठीक खुल रहा है ये सवाल, मैं थोड़ी देर में लूँगा आपसे। वीडियो है कोई? हाँ एक वीडियो है वो। अच्छा, अगला क्वेश्चन है मेरे पास। एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट आप बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए निर्णय कैसे लेते हैं? ठीक है, कि जो व्यक्ति बना रहा है वो, या जो बिजनेस है वो, या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो, ठीक है, क्या फोकस करते हो आप एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट? जवाब। हाँ अच्छा। मैं तो, अगर अर्ली स्टेज है बिजनेस का कि थोड़ा शुरू में है, तो उस टाइम पे फाउंडर के ऊपर कि भाई फाउंडर में कितना दम है जी। क्योंकि अगर वो कुछ पॉजिटिव सोच रहा है, चाहे उसने कॉपी करा है कहीं से, लेकिन उसने एक सोच है उसकी, और उसकी मार्केट की समझ है कि उसको मार्केट समझ में आती है कैसे वर्क करती है, उसके अंदर वो कहता है नहीं मैं कुछ डिफरेंट लेके आऊँगा, और उसको वो जस्टिफाई कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए अर्ली स्टेज पे बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर फाउंडर ने पहले कुछ करके दिखाया हुआ है, जैसे एक स्टार्टअप चला के दिखाई, चाहे नहीं चली,
वो बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर फाउंडर ने लेट्स से वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रखे हैं बिना किसी इन्वेस्टर से लिए, डज दैट मैटर? सर वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। अच्छा मतलब फिजिक्स वाला के साथ क्या हुआ, उसको सीधा 1 बिलियन की वैल्यूएशन कैसे मिल गई? अच्छा भाई वो कहाँ से शुरू होके, टीचर से शुरू होके वो सीधा इतना अच्छा बिजनेस बना के बैठा अच्छा विदाउट टेकिंग एक्सटर्नल मनी। और जेरोदा वाले इतने पॉपुलर क्यों हैं? 35,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट या शायद 4500 करोड़ का बिना बाहर से पैसा लिए। तो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो तो। अच्छा और थोड़ा सा आगे चलें कि कंपनी थोड़ी सी मैच्योर है, तो उसके अंदर तो फिर बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो पूरी मार्केट कैप्चर करने के लिए अगर हमने पैसा डाल दिया तो वो ऐसा तो नहीं, वो ज़्यादातर कंपनीज के साथ क्या होता है, आप पैसा डालते हो ना, उसका डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है। वो अनाप शनाप ऑफिस रख लेते हैं, अनाप शनाप सैलरी पे लोग लेना शुरू कर देते हैं, मार्केटिंग बजट तो बढ़ा ही देते हैं दबा के। तो क्या वो जस्टिफाई कर पा रहा है कि मेरे को इतने ही पैसे चाहिए और इससे मैं 18 महीने में ये अचीव करके दिखा दूंगा? अगर वो कैश फ्लो में जस्टिफाई करके दिखा रहा है, स्ट्रैटेजी में जस्टिफाई करके दिखा रहा है, मतलब गुड है। आप कह रहे हो कि बंदे को मार्केट की समझ होनी चाहिए, कैश फ्लो की समझ हाँ, होनी चाहिए, और वो प्रॉफिट और वो होना अचीव चाहिए। क्या करना चाह रहा है एक्सटर्नल पैसे से, अच्छा। खुद का पैसे से क्यों नहीं कर रहा? अच्छा। बाहर का वो इसलिए ले रहा है ना क्योंकि कुछ चीज़ वो देर में अचीव करेगा, एक्सपैंड लेकिन करना चाह रहा है तो हाँ, उसमें जल्दी तो एक्सपैंड करना चाह रहा है, हाँ, तो ले ले बाहर का पैसा। ठीक। एक ये वीडियो चला रहा हूँ मैं आपके लिए, ये सुनिए, फिर मैं इस पे आपका रिएक्शन। Mr. Mukesh Ambani's net worth increased by 350% between 2016 to 2020, while Gautam Adani, the other one, a great favorite of Mr. Narendra Modi, his net worth increased by 750% during the same period. Adani in the international ranking, when Modi came. नाउ गूगल पे जा, इसने 2016 की बात करी, लिख द इंक्रीमेंट इन द वर्थ ऑफ इलॉन मस्क आफ्टर 2016 टिल डेट। अब देखिए ये जो चाचा हैं ये गए हैं कहीं पे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, वहाँ बहस कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये सवाल उठा रहे हैं कि अंबानी और अडानी के वैल्यू कितनी बढ़ गई है 2016 के बाद। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इलॉन मस्क कितने परसेंट बढ़ी है, 11 बिलियन से 753 बिलियन है, कितना है 700%। 6,007। तो चचा को मैं सोच रहा चाचा को कहीं से पकड़ूं, चाचा एक बार इधर आओ, ये भी 50 नंबर देख बिलियन लो। डॉलर का रिस्क लिया था मुकेश अंबानी जी ने जियो जब खोला था, तो 50 बिलियन डॉलर चाचा को क्या पता, चाचा केवल बस चाचा कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं, उसने पूरा बेट कर दिया एम्पायर अपना टेलीकॉम के ऊपर। चाचा कम्युनिस्ट माइंडसेट के हैं, कहीं से 4 व्हाट्सएप मैसेज पढ़ लिए हैं, चाचा खड़े हो गए। और आई एम श्योर चाचा बहुत बड़े आदमी होंगे जो भी करते होंगे उसमें, पर ये जो चाचा की बात है इसमें मुझे वो रामचरितमानस की वो लाइन याद आती है, ढोल गंवार वाली। अदानी का जो पोर्ट है जी। वहां पे घास नहीं उगती थी, उसने उस पे सबसे सक्सेसफुल इंडिया का पोर्ट बनाया प्राइवेट जी। उस पे कहते हैं लैंड आपने क्यों दे दी? भाई लैंड कुछ था ही नहीं, मार्च थी सारी। अच्छा, मुकेश अंबानी जी का क्या है, हर सेक्टर में कहते हैं जी टॉप नंबर 1 बनना है जी। अब तो रिलायंस रिटेल को जिस तरह से वो शॉपर स्टॉप की सारी चीजें खरीदी, उसको भी ले लिया, बिग बाजार को ले बिग लिया। बाजार ले लिए सारे। तो अभी भी अगर उनके डीमार्ट से कंपैरिजन करोगे अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी पे नीचे है बहुत। अच्छा। तो उनकी विजन देखो ना कि अभी भी नंबर 1 है इंडिया में, प्रॉफिटेबिलिटी हैंडल करेंगे वो फ्यूचर में। तो वो पैसा लगाया ना उसने भाई, अल्टीमेटली रिफाइनरी से जो कैश फ्लो आता है 20,000 करोड़ सही का, बात है, हाँ। उसको लगा रहा है ना इंडिया में, बिल्कुल लगा नहीं तो बाहर चल ले जाता निकाल के और दुबई में रह रहे होते। जैसे तो बाइजू एक वाले तो वो भाई बंदा साहब आपके यहाँ जॉब क्रिएट कर रहा है, आपके यहाँ बिजनेसेस लगा रहा है। आज आप इंटरनेट को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो, हम तो ऐसे लोग हैं जिसने डायल अप के अंदर मर मर के इंटरनेट चलाते थे। हमने भी करा है। और आपकी तो बीपीओ इंडस्ट्री, अब तो इंटरनेट की क्या वैल्यू है जियो जब से लॉन्च हुआ है, घरों में 4G 5G 6G, अब तो 5G आ रहा है। तो मतलब आप इसको नहीं मतलब ठीक है। अच्छा, चाचा भी उनका यूज करते होंगे जियो, ऐसा हाँ, इंडिया में लैंड करते हो जियो पे चले जाते। देखो ऐसा होता है, बड़े आदमी को पुल डाउन करने में ना लोग शान समझते हैं। भाई उसके जैसा अचीव करके दिखाओ 1% भी तो। अब धुरंधर प्रोड्यूस करी है जियो स्टूडियोज ने, बिल्कुल करी है, 3100-3500 करोड़ कमा लिए। तो बाकी तो लव मूवीज बना रहे थे स्टूडियोज, वो तो वही फिर अमन की आशा चला हाँ वो चला रहे थे, फालतू की पिक्चरें थे। हाँ। तो इसने कैसी हिम्मत कर ली? और वो भी सोचो किसको, बड़े साहब को भी दिखा दिया। फिर तुम कहो इसके पास 35 करोड़ क्यों है, इसने कैसे बना ली? बड़े साहब को दिखाने के लिए बहुत पिछवाड़े में दम चाहिए था जो किया इन्होंने। इनको आइडिया भी कितनी बड़ी बात हुई जो बड़े साहब दिखा दिए गए उस फिल्म में। लोग नाम नहीं लेते थे, नाम नहीं लेते थे भाई। इस फिल्म ने ये प्रूव किया है कि बॉलीवुड बड़े साहब कंट्रोल से बाहर हो चुका है। इस फिल्म ने ये प्रूव कर दिया है, कम से कम मेरी आंखों में, कि बॉलीवुड अब बड़े साहब कंट्रोल में नहीं है। अब वो पहले का जमाना खत्म हो गया बड़े साहब का। देखिए ऐसा है, मतलब ये ना हमारे यहाँ ना एक तो वुंडेड सिविलाइजेशन तो है ही, ऊपर से हम लेफ्टिज्म और कम्युनिज्म के, सोशलिज्म के वो रह चुके हैं। प्रॉब्लम पता क्या है कि चाइनीज जो कम्युनिस्ट है ना वो देशभक्त है,
इंडियन कम्युनिस्ट साला देशद्रोही है। हाँ, देशद्रोही है। ये बड़ा अंतर है। ऑपोजिशन पार्टियों के बारे में क्या कहोगे आप? नहीं, मैं तो चलो ऑपोजिशन तक नहीं जाता, मैं केवल कम्युनिस्ट की बात करता हूँ हाँ। कि जो प्योर कम्युनिस्ट है हाँ। वो बम फोड़ने के चक्कर में पड़ा है, हाँ, नक्सलिज्म, वो नक्सलिज्म हाँ, के चक्कर में बस, पड़ा है। बस। भारतीय कम्युनिस्ट सबसे बड़ा अगर गद्दार कोई है तो कम्युनिस्ट है वो। हाँ। जबकि चाइना के कम्युनिस्ट देशभक्त हैं, देशभक्त वो गद्दारी नहीं चाहते देश के साथ, दे लव देयर कंट्री, उनको स्ट्रॉन्ग चाइना बनाना है। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाइना बनाना है, दे लव देयर कंट्री। हमारे यहाँ कम्युनिस्ट को एक एक बात खोद के निकालनी है, मुसलमानों को भड़काना है ताकि देश अनस्टेबल ही रहे लगातार, ये इनकी प्रॉब्लम है। आप पार्लियामेंट के वो देखो, एंटी बीजेपी होना कि भाई ये पावर में है तो हम एंटी हैं, हम अपोजिशन में, हमें पावर चाहिए, ये डेमोक्रेसी में होता है। True. तो कंजर्वेटिव और लेबर लड़ते हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट लड़ते हैं। आप एंटी बीजेपी हो सकते हो, एंटी गवर्नमेंट हो सकते हो, आप एंटी इंडिया कैसे हो सकते हो? यहाँ की अपोजिशन तो एंटी इंडिया वाली बातें करती है कि ये कर दो और वो कर दो और ऐसे कर दो और वैसे कर दो, सड़क पे उतर जाओ सब। मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ MOU साइन कर लिया। नहीं, वो तो चलिए मान लेते हैं, पुरानी बात होगी। मैं कह रहा हूँ अभी लोगों से ये कहना कि तुम सड़क पे उतर जाओ, हाँ बिल्कुल, आपके पास जो कार्यकर्ता है उनको उतारो सड़क पे। उनको उतारो सड़क। अभी इन्होंने जिस नीट के एग्जाम के लिए लोगों से कहा सड़क पे उतरो, उसके विरोध में ये जयपुर में उतरे थे इनकी पार्टी के, 1000 लोग भी नहीं आए थे। बिल्कुल, मतलब जितने पुलिस वाले खड़े थे वो ज्यादा थे, उनके जो विरोध कर रहे थे ज्यादा पुलिस वाले खड़े थे वहां पे। अब ये ये वही फार्मर्स हालत है। प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, सारा कनाडा का पैसा था, वो लोग इतने अच्छा, उसका बदला भी लिया गया। हाँ। आर यू अवेयर ऑफ इट? जो फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था उसका बदला लिया गया, क्योंकि कनाडा ने वो फंड किया एज अ कंट्री। तो वहाँ ट्रकर्स प्रोटेस्ट हुआ था, याद हो आपको? वो तो चढ़ गया था, वो तो ट्रकर्स ट्रूडो प्रोटेस्ट चढ़ गया ऐसा था। हुआ था, ट्रूडो छोड़ के भाग गया था प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। वो ऐसा प्रोटेस्ट था। तो हमने कनाडा को सबक सिखा दिया वहीं के वहीं, तूने ये किया, हमने ये जो किया। फार्मर आए थे, पुलिस वालों को बोला बंदूक ले जाना अलाउड नहीं है, पिट रहे थे पुलिस वाले। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक रहता है किसान को कैसे छू दिया आपने, वो नहीं है। किसान पे गोलियां भी चली हैं बहुत जगह, भट्टा परसोल में। इस वाले फार्म प्रोटेस्ट में नहीं, इसमें नहीं हुआ, पर चली हैं गोलियां। दरअसल क्या है कि वो एक बहुत ही तलवार की धार पे चलने वाली बात है। गोलियां चला दी तो आप ब्रिटिश जैसे बन गए, डिक्टेटर हो, वैसे और नहीं चलाई तो आप है। बहुत वीक हो, नहीं चलाई तो, और नहीं चलाई तो वीक थे ये लोग। अगर अभी तक बेइज्जती होती है, बहुत वीक होम मिनिस्टर, जबकि अमित शाह जो होम मिनिस्टर थे बहुत वीक माने जाते हैं क्योंकि गोलियां नहीं चलवाई। नक्सलिज्म खत्म कर दी भाई साहब, नक्सलिज्म खत्म कर दिया। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स में आ चुका था वो, आज 3 डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है। नहीं, इनको लगता है कि इनको जो भारत के जो दुश्मन है इंटरनल, उनको लगता है कि once we are funded by the American government और फोर्ड फाउंडेशन और some मैक्सेसे नॉनसेंस जो भी मिलता रहता है इनको, तो वो फंडिंग मिलेगी तो हम जो है उसके बाद से हम बात करेंगे और पैसा आएगा, उससे हम ये करेंगे वो करेंगे। द कंट्री इज़ नॉट एज वीक एज इट यूज्ड टू बी, जहाँ पे लोग कर लेते थे कुछ भी। अब क्या है, कंट्री मजबूत हो गया है। मार्को रूबियो को दरोगा भेज देते हैं कि जाके इसको गुड बाय करके आ जाओ। कमाल कर दिया यार, है ना, दरोगा खड़ा कर देते हैं, दरोगा दरोगा खड़ा हुआ था। हाँ, SI वो भी, हाँ। SHO भी नहीं, दरोगा खड़ा कर देता है इसको बाय करा। मार्को रूबियो को, हाँ, जबकि अमेरिकन नंबर 2 है वो, नंबर 2 है वो, जेडी वैंस के औकात में उसके आगे है वो। हाँ, उसके सामने दरोगा भेज दे, जाओ इसको बाय बाय कर दो। तो ये इसलिए कर दो, इसलिए बोला गया है क्योंकि उनको लगता है अमेरिका हमारे में अनस्टेबल नहीं कर सकता। एक फीलिंग थी पहले, अगर आपको याद हो, वाजपेयी जी ने न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन था वो बहुत डरे छुपे किया था। इंदिरा जी ने बहुत डरे छुपे किया था क्योंकि डर था कहीं ये हमला ना कर दें, कहीं इंटरनली हमें परेशान ना कर दें। हाँ, अब वो डर खत्म हो गया है। अब वो डर अगर होता तो अभी भी हम डरते ना, अभी भी हम सोचते कि यार पता नहीं क्या कर दें। पर यूएस बदला ले रहा है पूरा वैसे। हाँ, ट्रम्प पूरा एंटी इंडिया है पिछले 2 साल से। दैट्स ट्रू, बट ट्रम्प इज एंटी इंडिया को वर्ल्ड, नुकसान भी बहुत करा है उसने। बट ट्रम्प इज एंटी वर्ल्ड, ही इज नॉट एंटी इंडिया, प्रो यूएस, he is bloody anti world. Like right now he is finishing NATO, he is finishing everybody. Who is he forgiving? पर मैं, देखिए, अगर आप मुझे चूज करने को बोलोगे कैनेडियन जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उसमें, कीर स्टारमर में और ट्रम्प में, I'll choose Trump. Yes? I'll choose Trump because he's a right wing. अच्छा, ये कीर स्टारमर और ये गे टाइप के लोग ना मेरे यहाँ एलजीबीक्यूटी भर देंगे, मेरे यहाँ भी एलजीबीक्यूटी पैदा कर देंगे भर के कि अपने यहाँ भी ले जाओ एलजीबीक्यूटी हमारे। मुझे तो ट्रम्प भाई उस तरह से, ट्रम्प की जो अपनी पॉलिटिक्स है वो राइट विंग है, तो आपको अपील करती है, बिल्कुल अपील करती है, क्योंकि अमेरिकन्स के लिए अच्छा है। हाँ, अमेरिकन्स के लिए भी अच्छा है, प्लस मेरे यहाँ पे वो एलजीबीक्यूटी नहीं भेज रहा, वो दुनिया को नहीं कह रहा कि अच्छा यू आर अ मैन, यू कैन थिंक लाइक अ वुमन। वो बोल रहा नहीं क्या गंवारपना है, तो वो बेसिक्स उसके फंडे जगह पे है। तो मुझे उस चीज की मैं इज्जत अभी भी करता हूँ। लेकिन उसका जो मागा बेस है ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके अंदर एंटी नॉन वाइट पीपल का टेंज है। बिल्कुल, टेंज नहीं, प्रॉपर है। रेसिज्म, लॉरा लूमर के अब वो पढ़िए, ट्वीट्स वगैरह पढ़िए, शी इवन हेट्स विवेक रामास्वामी। हाँ, शी सेड कि इसको बाहर करो इंडिया से। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ट्रम्प का मागा बेस तो फक्ड अप है, टू यूज द राइट वर्ड। आई नो सम फैमिलीज जो यूएस में डॉक्टर्स हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ डॉक्टर है, अच्छी प्रैक्टिस कैलिफोर्निया में, और लंदन आके रहते हैं।
कहने परेशान हो गए यार वहाँ पे। कैलिफोर्निया इज अ फक्ड अप स्टेट। हाँ। बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। हाँ। कैलिफोर्निया एकदम बर्बाद हो गया। वो ट्रम्प की वजह से नहीं हुआ है, वो गैविन न्यूसम की वजह से हुआ है। गैविन न्यूसम की पॉलिसीज इतनी घटिया हैं कि अभी तक कैलिफोर्निया जो पुराने समय में अर्न कर रखा है उसकी वजह से नंबर 1 इकोनॉमी है अमेरिका की वो। परंतु अगर आप सैन फ्रांसिस्को ले लो आप, या आप इवन लॉस एंजलिस ले लो, सारे बड़े स्टोर्स छोड़ के जा रहे हैं उनको। केवल वहाँ पे होमलेसनेस है भर भर के। उसके बाद वो भंड होके नशे में लोग घूम रहे हैं। कैलिफोर्निया इज स्क्रूड बियॉन्ड रिपेयर। अगर न्यूसम रह गया और भी तो कैलिफोर्निया रिपेयर ही नहीं हो सकता। उसके बाद वो केवल भीख मांगेगा बस। ये लाइट जिस तरह से ट्रम्प वेंट टू चाइना और जी ने जैसे उसको सीधा किया वहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं एक बात बताता हूँ आपको। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जो ये ट्रम्प और जो इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है शी जिनपिंग अमेरिका के सामने कोई स्ट्रांग नहीं है। मुझे ऐसा लगता है अमेरिका जानबूझ के इसको बड़ा विलन बनाता रहता है। सो अब आपको एक बात पूछता हूँ मैं, आप और मैं दुश्मन है, ठीक है? आप अपनी सुरक्षा पे 100 रुपये खर्च करते हो, मैं 1 लाख खर्च करता हूँ, है ना? आपकी कहाँ हैसियत है मेरे आगे? तो एक्चुअली वो इसलिए शी जिनपिंग की कहाँ हैसियत इसलिए होगी? शी जिनपिंग की बात आती है बिकॉज आज के टाइम में ज़्यादा कंट्रीज चाइना से ट्रेड करती हैं जितनी यूएस से ट्रेड करती है। यूएस से ज़्यादा चाइना से करती है। ट्रू। दूसरा उसका $1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है। आई एग्री साल का। पर मेरे पास 750 बेसेस हैं पूरे वर्ल्ड में। तो डेट भी तो बढ़ता जा रहा है कंट्री के ऊपर। $40 ट्रिलियन का डेट हो गया। हाँ बट वो तो मेरा इंटरनली क्रिएटेड शिट है ना। लेकिन वो उससे रेटिंग गिरती है, बॉन्ड्स में लोग कंट्रीज पैसे नहीं डाल रही, उसको फाइनेंसिंग की इशू आ रहा है, उसको ज्यादा मनी प्रिंट करना पड़ रहा है। हाँ। तो उसको फ्यूचर में लग रहा है क्या होगा। तो इसीलिए तो वो कह रहा है कि 2-4 और वॉर शुरू कर देते हैं। हाँ वॉर, हाँ वो ऑयल चाहता है उनका। हाँ वो कह रहा है 2-4 और वॉर शुरू कर लेंगे, हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन देख लेंगे इधर उधर करके। पर आई एग्री विद यू समवेयर कि अमेरिका इज लुकिंग, जो उनका पाथ है वो थोड़ा डिस्ट्रक्टिव हो गया है। पहले नहीं था, अब हो गया है। ओवर ग्रीड ने उन्हें डिस्ट्रक्टिव कर दिया है, ठीक है ना? बट डोंट यू थिंक दैट चाइना इज आल्सो ऑन द सेम पाथ? नहीं, चाइना ने कौन सा वॉर लड़ा है पिछले, मतलब अभी नहीं लड़ा है ना, क्योंकि अभी वो है ना भाई, अभी तो चचा अंकल सैम इज वेरी पावरफुल ना। अभी क्यों लड़ेगा वॉर? क्या कर रहा है वो? सारी दुनिया को कह रहा है तुम लड़ो, यूक्रेन रशिया तुम लड़ो। ताइवान पे यूएस वीक होएगा तो ताइवान पे नहीं आ पाएगा। ईरान पे लड़ तू, मुझे लगता है इस बार शायद ये डील हो गई है ट्रम्प जी से, हाँ, कि ताइवान ले लो तुम। क्योंकि ट्रम्प ने वहाँ से लौटते ही फॉक्स को इंटरव्यू दिया और उसने बोला कि ताइवान उन चाइना से 59 किलोमीटर दूर है, हमसे 7,559 किलोमीटर दूर है। अब वो चाइना और ताइवान के बीच की बात है। वो बात और है कि हमारे लिए चिप बनाते हैं, तो मैं ताइवान जितने भी चिप बनाने वाले लोग हैं उन सबको कहूँगा अमेरिका आ जाओ। यू डोंट टॉक लाइक दिस until you are somewhere। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर चाइना गई और उसने बोला आई सपोर्ट मर्जर विद चाइना। हाँ तो यानी वो काफी हवा ये हो रहा है। उनको रियलाइज हो रहा है अमेरिकन को कि चाइना से लड़ नहीं पाएंगे वो, साउथ चाइना से। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिकन को ये रियलाइज हो रहा है कि चाइना से लड़ने की बजाय इसको यूएसएसआर बना देते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाए। हाँ नहीं यूएसएसआर बनाते हैं इन द सेंस कि एक नया दुश्मन। अमेरिका ने अपनी पूरी ग्रोथ एक नए दुश्मन पे ही करी है। पहले यूएसएसआर था, वो खत्म हुआ तो इस्लाम को ले आए, वो खत्म हो रहा है तो चाइना को ले आ रहे हैं। बिना दुश्मन के अमेरिकन पब्लिक को लगता ही नहीं कि हमें जीना है। और लीडर भी उनको पावरफुल लगता है जब वो लड़ रहा होता है। सामने एक दुश्मन होना चाहिए। लाइक यूएसएसआर के खिलाफ इन्होंने जो इनकी वो थी ना MAD थी, जिसको बाद में हम बोलते हैं आर यू मैड, दैट कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इन्होंने जो ट्रीटी साइन करी थी कि भाई ये करोगे तो म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, MAD होगी। तो अब ये आपस में एक दूसरे से बात करते रहे। यूएसएसआर को सर पे, यूएसएसआर के लिए अमेरिकन से ही बोलते थे दे आर वेरी पावरफुल, दे आर वेरी पावरफुल। व्हाट डिड दे डू विद देम? दे फिनिश्ड देम ऑफ। अब चाइना को बोलते हैं वेरी पावरफुल। मुझे ऐसा लगता है यूएस की स्ट्रेटजी ही यही है। असली पावरफुल तो ये खुद हैं और सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं। दुनिया को सिखाते रहते हैं ओसामा वाज, ओ माय गॉड, ही इज सच अ बिग टेररिस्ट, लुक एट हिम। सबसे मार्केटिंग किसने करी? ओसामा की, अमेरिकन्स ने करी, है ना? अब चाइना की मार्केटिंग कर रहे हैं कि हम चाइना, तो अभी इंडियंस को भी तो विलेन बना रहे हैं बिल्कुल। इंडियंस को कह रहे हैं इन्होंने हमारी जॉब्स ले ली, इन्होंने। हाँ बट इंडियंस अभी तक उनके मेन टारगेट पे नहीं, इतने चाइनीज हैं। उनको अभी नंबर 1 एनिमी चाइनीज नजर आ रहा है। चाइना कुछ कर लिया तो हमारी तरफ मुड़ेंगे फिर वो। तब तक क्या पता हमारे ऑपोजिशन वाले CM PM बन जाए तो टच भी नहीं करेंगे, उन्हें ऐसे ही काम हो रहा है हमारा। ठीक है। फंडिंग होना ही क्या सब कुछ है कि फंडिंग ले आया। जैसे आजकल बड़े खबरें आती रहती है भाई फंडिंग अचीव, 5 मिलियन की फंडिंग मिली है इनको। मुझे इतना आश्चर्य होता है क्यों मिली है, जरूरत क्या थी उसकी? नहीं तो फंडिंग से तो लाइफ स्टार्ट होती है। मतलब फंडिंग इज नॉट द एंड। अब आप कहते हैं मैंने यूनिकॉर्न वैल्यूएशन ले ली, मैं यूनिकॉर्न बन गया, और वो बड़ा एक मीडिया का पॉइंट बन जाता है। लेकिन उस फंडिंग से आपने फिर क्या किया आगे? वो पैसा आपकी जेब में थोड़ा जा रहा है, सैलरी थोड़ा है वो।
वो तो बिजनेस के लिए रेस किया आपने, उससे आप अचीव क्या करोगे, कर पाओगे भी या नहीं कर पाओगे। लाइफ बिगिंस फ्रॉम फंडिंग। और उससे जो प्रेशर क्रिएट होता है कॉर्पोरेट के ऊपर कि आपने इक्विटी दी है, तो आपके पास एक बंदा आ गया आपके कैपिटल कैप टेबल पे, तो वो मतलब आई डोंट थिंक फंडिंग इज द बेंचमार्क। अच्छा, बस वो होता तो है इतना कि बड़ी न्यूज़ क्यों बनती है 200 मिलियन की फंडिंग मिल गई है, और वो जो सीईओ होता है वो बैठ जाता है कोट वोट पहन के, वी जस्ट गॉट $200 million इन फंडिंग फ्रॉम दिस कंपनी। क्या होता है ये? वो ये जो एलॉन मस्क और मार्क जकरबर्ग और जेफ बीजोस, इनके लाइफस्टाइल्स, इनकी यॉट्स, इनकी गर्लफ्रेंड्स, इनके डिवोर्सेस 40-40 बिलियन डॉलर मार्क बेजोस की गर्लफ्रेंड की बात मत ही करो यार। मतलब वो क्या है कि लोगों को ना उनको हीरो बना रखा है। अब वो है तो बेसिकली एक बंदा जो पूरी दुनिया से पैसा कैसे निकालना है वो उस पर काम कर रहा है, लेकिन वो उसकी अचीवमेंट सबसे बड़ी मानते हैं लोग, क्योंकि पैसा कमाना लोग को लगता है इतना मुश्किल है, तो उनको लगता है ये बंदा कैसे कमा रहा है इतना। Do you indulge the conspiracy theories? So I have one for you. Okay. So DARPA created a surveillance idea called as LifeLog. ठीक है, DARPA ने LifeLog क्रिएट किया ताकि लोगों पे नज़र रखी जा सके, है ना। और जिस दिन वो बंद हुआ 2004 में, उसके अगले दिन फेसबुक का जन्म हुआ, जिसके एल्गोरिदम सेम है जो डार्पा के हैं। वो वहाँ से हार्वर्ड से कॉपी कर रहे होंगे। हाँ, नहीं कॉपी नहीं किया गया हार्वर्ड में, तो वो मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगेन कॉन्स्पिरेसी थियरी है भाई, ये मत समझना कि मैं सच बोल रहा हूँ। कॉन्स्पिरेसी, मैं भी एक कॉन्स्पिरेसी थियरी दूंगा इसके बाद। कॉन्स्पिरेसी थियरीज जो हैं वो कह रही हैं कि डार्पा ने लाइफ लॉग क्रिएट किया, और 2 जर्मन, शायद पति पत्नी दोनों जर्मन थे, जो उनके यहाँ बहुत सालों से काम करते थे। उनका एक पुत्र था, उस पुत्र का नाम नहीं पता मुझे, तो उनके पुत्र से नाम न लेने के आधार पर बता रहा हूँ मैं ये बात। उनके पुत्र को उठा के वो दिया गया कि ये रहा बेटा, इसको रन कर और आज से लॉन्च कर दे। इवन इट्स अवेलेबल ऑन गूगल, देखना जरा। तो डार्पास लाइफ लॉग प्रोजेक्ट एंड डेट सेम डे हुआ, नेक्स्ट डे भी नहीं हुआ। मतलब वहां से वो बंद होता है, यहाँ इनको मिल जाता है। तो ये जो बुलशिट सुनते हो ना आप, ओ माय गॉड ही वाज अ ग्रेजुएट, ही लेफ्ट हिज ग्रेजुएशन एंड ही रोट द कोड एंड ही जस्ट लेफ्ट इट एंड ही बिकेम अ मल्टी बिलियनियर, इट्स ऑल बुलशिट। नाउ लेट मी गिव यू अनदर कॉन्स्पिरेसी थियरी। गूगल करना जरा, द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ जेफ बेजोस। अच्छा, मदर की साइड से। हाँ, जो उसके नना थे। अच्छा, लिखना मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ जेफ बेजोस, वो भी डार्पा के लिए काम करते थे। अच्छा, ये मिली भगत है मतलब। अरे एलॉन मस्क भी बताऊंगा भी आपको मैं, एलॉन मस्क का भी। आई विल टेल यू अबाउट एलॉन मस्क एज वेल। अच्छा, एलॉन मस्क के दादाजी, अरे बहुत गेम है, बहुत गेम है। क्या है? लॉरेंस किसके लिए? यूएस एटॉमिक एनर्जी कमीशन में थे वो, लेकिन उसके पहले वो डार्पा के लिए काम करते थे। अर्ली एडमिनिस्ट्रेटर फॉर डार्पा। हाँ, अच्छा सुनिए, जो यूएस एटॉमिक जो ये एनर्जी कमीशन थे, जब ये उसके चेयरमैन बने थे भाई साहब, उसी दौरान 300 किलो एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका से चोरी हो गया था। यही थे उसके हेड उस टाइम पे, और वो 300 किलो एनरिच्ड यूरेनियम पहुंचा था इजराइल, जिससे उसके बम बने थे। तो जो अमेज़न देख रहे हो आप, ये डेट रिटर्न्ड है कि आपने इतना हमारी मदद करी है, तो ये लीजिए आप। डार्पा का वो ले लो आप पूरा, डार्पा का ले लो, प्लस जो अमेज़न के जो इतने भी आइडियाज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, इतना आसान नहीं है पूरा उसे। हाँ, बिल्कुल। और अच्छा, ये भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि एप्स्टीन वाज अ मोसाद एजेंट, और उसको यूएस के उसको सारे वो चाहिए थे, सब लोगों के सीक्रेट्स। नहीं, वो तो बट डोंट यू थिंक इट्स द बेस्ट थिंग टू डू कि बंदी के don't you think like you are a businessman, you came to this podcast, suddenly a hot woman comes and sits and and starts seducing you, उसका वीडियो बन जाए, वो वीडियो ना बने, अच्छा, but starts talking to you in a very pleasant way। लगे हुए थे हाँ, सीसीटीवी कैमरास। आप समझो ना शुरुआत कैसे होती थी। शुरुआत तो ऐसी ही होती थी ना, कोई किसी से मिल रहा है, उसी में कोई हॉट बंदी आ गई और कैसे हो आप, and he's like she's my secretary or she works for him, to know that this person is she's a whore hired by me to seduce you, you will get irritated, but oh she works for XYZ and she's just here and she started seducing you, like अच्छा ठीक है। suddenly texting चालू हो गई, she said यहाँ पे आ जाना, एक कल वहाँ पे पार्टी है, would you like to come, you're like yes why not, हो गई बात खत्म, आप पहुँच जाओगे वहाँ पे, फिर आपकी वीडियो बन जाएंगी। यही तो होता था। बट डोंट यू थिंक एप्स्टीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे आप मतलब पूरी दुनिया को यू होल्डिंग एवरीबॉडी बाय देयर बॉल्स, किसी को नहीं, और ही ओनली यूज्ड टू कम्युनिकेट थ्रू ईमेल्स, तो वो सारा रिकॉर्ड रहता था कि किससे क्या बात हुई है, और सब जगह कैमरास लगा रखे थे, मतलब इंटेंशनली
उसी में तो नॉर्वेजियन वो नोबेल पीस प्राइज कमेटी एक का नॉर्वे भी- का नहीं कैरेक्टर था जिसने लिखा था कि सांप और इंडियन मिले तो सांप को पहनते और इंडियन को नॉर्वे, उसी में तो ईमेल में डाला था उसने, एप्स्टीन आइलैंड पे लिखा था उसने। दीपक चोपड़ा ने लिखा था कि दीपक चोपड़ा। कि Have you seen somebody God is a confronted him? construct, but beautiful girls are for real. But have you seen somebody asked him this question on the airport? दीपक चोपड़ा ने Yes. क्या बोला उसने? कुछ नहीं, मुस्कुराते हुए जा रहा था, उसके पीछे ही पड़ गया उसके। Such a loser he is. अच्छा, वो भी आपको कॉन्स्पिरेसी लगती है कि एक पार्टी ऑपोजिशन में है और 90 से ज़्यादा इलेक्शंस हार चुकी हो, लेकिन उसको पद त्यागने का कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है? या मुझे ये लगता है कि जो सामने वाली पार्टी है उसने रखा हुआ जानबूझ के, अच्छा, मतलब वो जब तक आप रहेंगे सामने तब से तक साम दाम दंड भेद लगाता है ताकि आप ना हटे वहां से, बस। और तो कोई हो ही नहीं कोई सकता। फॉरेन हैंड नहीं, फॉरेन हैंड का तो उसमें स्वामी जी का आ जाता है। फिर स्वामी जी ने मुझे बड़ी सारी बातें बताई थी, डॉक्टर सुब्रमण्यन स्वामी में, अच्छा, जो पार्टियां हारती हैं वो कहाँ से किसके लिए काम अच्छा, करती उनको हैं। सारा वो एनजीओ फंडिंग, हाँ, यूएसएड और ये सब एजेंसीज एजेंसी, CIA, जो इस तरह की एजेंसीज हैं वो भी उनके लिए रहती हैं वो। और जो ये तमिलनाडु में फर्स्ट टाइम एक एक्टर ने पार्टी बनाई और सीधा ऑलमोस्ट मेजोरिटी पे आ गया। उसमें मुझे ये फीलिंग आती है कि भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। अच्छा, अन्नामलाई हाँ, उन लोगों ने, बीजेपी अन्नामलाई ने मेहनत करी 11% पे लेके है ना, पर इनकी पता प्रॉब्लम क्या हुई इन लोगों के साथ, इन्होंने मेहनत करी पर इनके अंदर वो एकजुटता जनता को दिखती नहीं है। अन्नामलाई सडनली कहना मैं तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, वो बीजेपी ने AIDMK के प्रेशर में हटाया ना। वट एवर इट इज। बॉटम लाइन ये है कि जब आप बंगाल इसीलिए जीते ना आप, क्योंकि आप अप फ्रंट थे। वो तमिलनाडु में भी करिए, वहां भी जीत जाएंगे आप अफरंट नहीं रहेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे आप। पर मैं आपको भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बता रहा था, द सेम इज द केस विद दिस माइक्रोसॉफ्ट गाय, उसके साथ भी यही सिचुएशन है, सेम टू सेम। बिल गेट्स। हाँ, किसी और ने बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर, मम्मी और पापा बड़े पावरफुल हैं, तो मम्मी और पापा ने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तो इससे ले ले, उससे ले लिया गया। अब उसमें भी डारपा होगा तो बड़ी बात नहीं है, मैंने वो भी तो उतने डीप में नहीं गया हूँ मैं कि पता चले ये इसकी थी। अब मैं सवाल ये है कि नए बिलियनियर कौन आने वाले हैं। जैसे मैंने कई बार बोला था, कई अलग अलग जिनसे मेरी बात होती, मैंने कहा था कि अमेरिका और भारत में एक छोटा सा अंतर है कि अमेरिका में नए आइडिया से बिलियनियर बनते हैं और भारत में क्रोनी कैपिटलिज्म में बिलियनियर बनते हैं, सरकार से दोस्ती करके बिलियनियर बनते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। तो इस अंतर को, अच्छा अब मुझे पता चला अंतर क्यों है ये वाला। भाई अगर आपके पास डारपा की तरह एजेंसी है जो आपको टेक्नोलॉजी दे देके उठा के लो छोटू, कल से तुम यहाँ तो डिफेंस की टेक्नोलॉजी प्राइवेट को देते नहीं है। हाँ, वो भी वाली बात है ना, या फिर प्राइवेट कर दो। इसरो की कुछ दी है वैसे गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को, लेकिन वैसे बाय और लाख किसको दी DRDO है? की नहीं देते। किसको DRDO दी के है? पास तो बड़ी बढ़िया टेक्नोलॉजी। किसको दी है? हाँ। दैट्स अच्छा, अनदर देना क्वेश्चन। किसको है? मिलनी किसको है? किसको मिल रही है ना, अचानक से ना मेरे पिताजी के गैराज में बैठा था मैं, अचानक से तो आइडिया गैराज वाले बन जाते हैं सारे। जिसको देखो साला वो गैराज में बैठा हुआ है, बाद पता चलो नहीं इनके दादाजी भी डारपा में ही थे, हाँ, तो वहां से गैराज डारपा, इनका गैराज ही डारपा गैराज है। हद हो गई यार। करेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता वैसे है एलॉन के बारे में भी कहते हैं दैट ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच बैकग्राउंड। हिज ग्रैंडफादर वाज एन अमेरिकन, हिज फादर मूव्ड टू साउथ अफ्रीका, और अच्छा इसके बाप के पास तब प्लेन था। अच्छा, तो सुपर रिच। प्लेन उड़ाता था उस टाइम पे इसका बाप, मतलब इसका बाप प्लेन से गया था अफ्रीका, और अफ्रीका में प्लेन उड़ाया करता था दिन रात, सुबह शाम कहीं भी टेंट लगा लेता था प्लेन उतार के अपना। तो कोई गरीब नहीं था इसका बाप, बहुत अमीर आदमी था। तो मेरा ये हमेशा से ये कहना है कि मुझे ये जो इनकी जो जितनी भी एप्स्टीन आइलैंड की बातें सुन लो, वहाँ पे वो क्या कर रहा था, दैट टुंडा साइंटिस्ट, क्या नाम था उसका, वो जिसके हाथ पैर खराब थे, दिस वन जो व्हीलचेयर पे रहता था, वो भी वहाँ पहुंचा हुआ। वो तो गोदी में घूम रहा था। तू क्या कर रहा है यहाँ पे भाई? सारे के सारे सब पहुंचे हुए हैं। अरे उसमें तो रॉयल फैमिली के लोग और हाँ और हॉलीवुड। अरे बाबा ये इवन दिस लेडी जो कोई मुझे इंडियन CEO नहीं दिखा उसमें, व्हिच वाज वेरी नाइस टू हियर। वो देखा आपने वो जो इनकी क्वीन है, हाँ वो भी थी इन्वॉल्व। इनकी क्वीन वहाँ पे आइलैंड पे नहीं थी, पर एप्स्टीन उससे मिलने जाता था। ये था। हमारे मिनिस्टर साहब भी एप्स्टीन को बहुत लंबी चौड़ी ईमेल लिखते थे। इस समय हमारे मिनिस्टर हैं वो, इस समय बहुत बड़े मिनिस्टर साहब हैं। जो ये ग्लोबल स्टार्टअप्स पे जो सैंक्शंस लगती हैं या जो अननेसेसरी पैसा मांगा जाता है, अमेरिका ने बोला कि टैरिफ लगा देंगे, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ता है? आपका कंपैरिजन तो हमेशा दूसरी कंट्रीज से होता है ना, जैसे आप टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंडिया का 30% US को जाता है। आपका कंपटीशन किससे है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम। पाकिस्तान के ऊपर लगा हुआ था 19%, बांग्लादेश के ऊपर लगा हुआ था 25%, आपके ऊपर लगा दिया 50%। तो नेचुरली अमेरिकन जनता एक्स्ट्रा पैसे तो देगी नहीं कि जस्ट बिकॉज इंडिया से आ रहा है। तो फिर आपका एक्सपोर्ट नीचे जाएगा, एक्सपोर्ट टैंक करेगा, बिकॉज आपके इंपोर्ट करीब $950 बिलियन के हैं, एक्सपोर्ट 863 का है, तो 100 बिलियन का गैप है।
वो आपको बाहर से चाहिए होता है पैसा हर साल। अगर वो पैसा बाहर से नहीं आता, रेमिटेंस से या FDI से या FII से, तो रुपया गिरता है। अच्छा, रुपया गिरता है तो आप 85% ऑयल इंपोर्ट करते हो, गोल्ड भर भर के इंपोर्ट करते हो, डिफेंस के प्रोडक्ट्स भर भर के इंपोर्ट करते हो, तो फिर वो बजट्स ख़राब होते हैं, फिर रुपया और गिरता है। अच्छा, अगर रुपया गिरता है तो FII डर जाती है कि मैंने 10% रिटर्न बनाया था, 10% तो रुपया गिर गया, तो वो एग्जिट की तरफ जाते हैं। तो ये एक सर्कुलर मोशन बन जाती है कि इंडिया है ही पनौती, इससे निकल के जाओ और ताइवान AI वाला है, साउथ कोरिया AI वाला है, उसमें करो इन्वेस्ट। वो हो रहा है अभी कि वो एग्जिट टू द डोर बन गया। इस जो सिस्टम में हम घुस गए हैं, जो जिसमें हम डिपेंडेंट हैं कि FDI आएगी, ये होगा वो होगा, ये इंडियन इकोनॉमी की वीकनेस शुरू से ही है। कभी यहाँ पे ऑयल नहीं सर कभी एक्सप्लोर किया गवर्नमेंट ने, अभी भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? अभी वो अंडमान निकोबार में कह रहे हैं काफ़ी निकला है, लेकिन उसको अभी तक प्रोडक्शन वगैरह में लाने के लिए और सर्टिफिकेशन के लिए बहुत काम बाकी है। वो जो रिग्स होती हैं जो ढूंढती हैं वो इतनी कॉस्टली होती हैं, वो सारी अमेरिका वाली हैं, सारी वहाँ की हैं, टर्की की हैं, इधर की हैं, तो ONGC इज़ वेरी स्लो। यहाँ भी प्राइवेट पार्टी ने तो अभी ये जो अंबानी साहब ये नहीं करते कोशिश इस पे कि इन्वेस्ट करें? क्या था इनका, जो भी बिजनेस में हाथ डालते हैं उसमें इनको टॉप 3 में रहना होता है। तो जब इन्होंने KG बेसिन में गैस ढूंढी थी तो जितनी गैस इन्होंने सोची थी उतनी निकली नहीं, तो वहाँ पे एक्चुअली उन्होंने लॉस बनाया काफ़ी। तो इसलिए उन्होंने हाथ खींच लिया कि भाई इससे अच्छा तो मैं कंज्यूमर साइड में रिलायंस रिटेल पे फोकस करूँ, जियो पे फोकस करूँ, इसलिए इस साइड में ज़्यादा घुस गए कि कंज्यूमर फेसिंग कंपनी बनना है। अब मीडिया में भी देखो, जियो हॉटस्टार पे मैचेस आ रहे हैं IPL के, सारे कॉन्ट्रैक्ट जो क्रिकेट के हैं वो इनको मिले हुए हैं। रिटेल में नंबर 1 है स्टोर्स के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी पे नहीं है। जियो टेलीकॉम में नंबर 1 है। रिफाइनरी, ये इनको लग रहा था कि फ्यूचर में सस्टेनेबल बिजनेस चलेंगे, तो जो ट्रेडिशनल ऑयल बेस्ड रिफाइनरी है वो फ्यूचर में इतनी अच्छी नहीं चलेगी बिकॉज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टाइम आ रहा है। तो इन्होंने सोचा कि मैं 25% या 15% इक्विटी सऊदी अरामको को, हाँ, अरे तो अरामको ने जिस वैल्यूएशन पे ये चाह रहे थे वो अरामको ने मना कर दिया। तो इतनी वैल्यूएशन पे हम क्यों लें, $25 बिलियन, हाँ कुछ ऐसे था वो, तो वो रख के बैठे हैं उसको, लेकिन अब उसका फायदा हो गया उसका। अब जैसे एक बात समझिए ना, जो इनका जो हेवी ऑयल वहां से निकल रहा है वेनेजुएला से, वो इनके यहाँ रिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये बेस्ट है उसके लिए। बहुत सबसे कॉम्प्लेक्स रिफाइनरी है दुनिया की, हाँ, किसी भी ग्रेड के क्रूड को वो कर देते हैं, दे आर द बेस्ट इन दैट। तभी तो ट्रम्प ने बोला कि आप हमें US में ऐसी रिफाइनरी हेल्प करो बनाने में। अभी इन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है वहाँ पे। अच्छा, क्योंकि वो चाहता है कि वेनेजुएला का क्रूड US में रिफाइन हो जाए। नहीं, वो सब कॉस्ट भी कम आएगी, रिफाइन हो जाएगा तो इनको फायदा है, बिकॉज अगर ट्रम्प बैक कर रहा है किसी प्रोजेक्ट को तो इनको सब चीजें प्रॉपर मिलेंगी। 2 साल और ना, 2.5 साल और, 2.5 साल में बना लेंगे। एक काम करो, देखो भारत में कहाँ कहाँ पॉसिबिलिटी है ऑयल और गैस की, कहाँ कहाँ अंडमान निकोबार आएगा। वैसे मैंने सुना, ये भी कॉन्स्पिरेसी है कि अंडमान निकोबार में बहुत सालों से इंडिया को पता है कि ऑयल है वहाँ पे। अच्छा, लेकिन वो हमेशा नेचर का बहाना करके, और नेचर खराब हो जाएगी, नेचर खराब हो जाएगी, जो अभी इस बार शायद अंबानी करने वाले हैं वहाँ पे, जो पेड़ वेड़ कट रहे थे, जो अचानक से वो हमारे, तो अंबानी तो नहीं कर रहे, वो तो ग्रेटर निकोबार प्रोजेक्ट है जो ये लोग आइलैंड बना रहे हैं ताकि वहाँ पे एक मॉडर्न सिंगापुर टाइप की सिटी बने, टूरिस्ट आए, और वहाँ से जो शिप्स पास होते हैं मलक्का स्ट्रेट से, तो जिस तरह से होर्मुज में ईरान ने रोक लिया, तो यहाँ से अगर चाइना का ट्रेड रोकना हो तो ये सिर्फ 2 नॉटिकल माइल है जहाँ पे सबसे छोटी जगह पे, वो 22 नॉटिकल माइल है होर्मुज, उसने 22 को रोका हुआ है, तो 2 को तो रोकना आसान है। तो इनकी वो थिंकिंग कहाँ दिख रहा है, कृष्णा गोदावरी, आई नो, हाँ कृष्णा गोदावरी। वेस्टर्न इंडिया में कहाँ है, गुजरात में कैम्बे में, वो कैम्बे वो पुराना फील्ड है, वो जो बॉम्बे हाई में है जो। अच्छा, राजस्थान में केन ने ढूंढा था ना, जो अब वेदांता ने खरीद रखा है केन, और ये नॉर्थ ईस्ट में असम में है। अच्छा, हाँ, बट इतना नहीं प्रोड्यूस होता कि पूरे देश छोटा सा है, वो प्रॉब्लम है। चाइना ने तो वर्ल्ड का नंबर 1 बैटरी प्रोड्यूसर है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, और वो टेक्नोलॉजी किसी को दे नहीं रहा। डू यू थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल सोल्यूशन है फ्यूचर का? मुझे तो डाउट है कि वो फ्यूचर है। क्या और क्या सोल्यूशन है आप बताओ? मुझे लगता है ये हाइड्रोकार्बन चलता रहेगा। हाँ, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए कोल फायर्ड प्लांट्स और ये चलते, लेकिन जिस लेवल पे चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, BYD की गाड़ियाँ, EV, BYD इज ऑल्सो मेकिंग लॉस, राइट? अचानक से खबरें आ रही थी खत्म हो जाएगा BYD। डू यू एग्री विद दैट काइंड ऑफ थॉट? वो चाइना ने क्या करता है, चाइना कई कंपनीज को इतनी ज़्यादा बैकिंग दे देता है कि वो इतनी सस्ते प्रोडक्ट बनाती हैं कि वो बाकी सारी कंट्री की कंपनीज को ख़त्म कर देती हैं। वो BYD की वो स्ट्रैटेजी है। जो उसकी फैक्ट्री बनवाई है चाइना ने, वो 10 किलोमीटर लंबी फैक्ट्री, 10 किलोमीटर, 50% कैपेसिटी पे चल रही है फैक्ट्री, लेकिन तब भी वो ओवर प्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई किसी कंट्री में डंप कर दो, बस यूरोप में डंप कर दो, US में डंप कर दो, इंडिया में डंप कर दो, और वहाँ की कंपनीज को बंद कर दो।
क्योंकि जिस रेट पे जो कार दे पा रहे हैं वो यहाँ की कंपनी BYD महंगी है इंडिया में भी, तो मुझे नहीं लगता इंडिया में सस्ती तो इन्होंने बेच ड्यूटीज लगा रखी है ना ईवी रहे हैं। के सही ऊपर। किया सही किया है। मुझे कई बार ये लगता है जैसे अच्छा मुझे एक बात और बताइए, भारत के लोगों का माइंडसेट भी नहीं है सबसे बड़ा करते हैं। भारत के लोगों का वो माइंडसेट है कि सड़क कितनी कब्जा कर लें और अपना वहाँ विस्तार कर दें। मुझे भारत के जो भारतीय हैं उनका वो माइंडसेट, जैसे इलॉन मस्क ने भी एक जो सोलर ऊर्जा बनाने के लिए टेक्सास में शायद सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई है, फिर बैटरी की उसने सबसे बड़ी फैक्ट्री बनाई है जहाँ बैटरी मैन्युफैक्चर करेगा। अब मैं अदानी का नाम लूंगा तो आपको लगेगा बुरा, नहीं मुझे क्यों बुरा लगेगा भाई, आप लीजिए वो अडानी का नाम। गुजरात में वर्ल्ड की सबसे बड़ी सोलर नहीं बट अडानी से वो जो प्लांट लग रहा है उस पे लग रहा है मार्शी लैंड पे पूरा। हाँ नहीं, पर वो मार्शी लैंड नहीं है, उसमें भी सवाल खड़े हुए थे कि कुछ ज़मीनें ऐसी हैं उसमें जो 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 जहाँ पे सब्जियाँ उगती थी बहुत सारी। तो बट डोंट यू थिंक कि इंस्टेड ऑफ, जैसे अब अडानी के पास इतना पैसा है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द ओल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है आप कर लो, वो भी कर लो, पर यार यूनिवर्सिटीज़ को पैसा लगाओ ना ताकि वो नया कुछ ढूंढ के दें तुमको। रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो इंडिया की प्रॉब्लम ही वही है। R&D करवाओ। R&D में ना प्राइवेट लगाता ना गवर्नमेंट लगाती, कोई नहीं लगाता R&D में पैसा। R&D में शायद बजट में और पैसे काट दिए 0.7% बजट का R&D में लगता है। हाँ। चाइना में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक फिगर मैंने पढ़ी थी, $950 बिलियन का R&D बजट था, और इंडिया का 20-30 बिलियन डॉलर। मतलब जेन्युइन रिसर्च पे हम लोग बिलीव ही नहीं करते। तुम बना लो, हम ले लेंगे। हाँ हम ले लेंगे बाद में। इसने जब और चोरी भी नहीं करते। चाइना या तो चाइना की चोरी कर लो, चोरी भी नहीं करते, बड़ा अजीब से चल रहा है। टेस्ला से तो BYD बनाई है चाइना ने। हाँ टेस्ला से पहले सारे वेंडर खड़े करे, उसको पूरी मार्केट दे दी। 3-4 साल में सारे वेंडर खड़े हो गए, फिर सारे वेंडर्स का JV करवा दिया चाइना से और टेक्नोलॉजी BYD को ट्रांसफर कर दी। नहीं हम वो भी नहीं करते। चाइना तो हैक करके उठाता है, अपने अच्छा, बंदे भेजता है स्पाइंग करके, जब HAL से हम फाइटर जेट बनवाएंगे। हाँ है भाई, रिवर्स इंजीनियर कर लो। रफाल पड़े तो है तुम्हारे पास, वो भी तो रिवर्स इंजीनियर करता है रशियन सोर्स कोड है जो नहीं दे रहे हैं वो लोग। हाँ वो सोर्स कोड चाहिए क्यों होगा? वो अगर आपको अपने वेपन्स उसके सॉफ्टवेयर से मर्ज करने हैं कि वो शूट कर पाए आपके वेपन्स रफाल के ऊपर, तो आपको सोर्स कोड चाहिए होता है। वो हर कोई देता है सोर्स कोड, क्योंकि अगर फाइटर आपने खरीदा है तो सोर्स कोड तो चाहिए भाई, हमारे अपने वेपन्स हैं। फ्रांस वाले वो ऊंचे नाक वाले, अच्छा, कि हमसे पहले 150 और खरीदो, जो अभी खरीद रहे हैं 115 117, वो और खरीदो फिर देंगे सोर्स कोड। हम इतने आसानी से झुक कैसे जाते हैं, समझ नहीं पाता हूँ। लाइक व्हाई डू वी? ऑप्शंस ही नहीं है सर। क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? या तो रशिया से खरीदो, सुखोइस खरीदो। अब वो हैवी वाले हैं, वो जो रफाल की तरह लाइट नहीं है, तो वो इनको पसंद भी रफाल आया हुआ है। या यूरो फाइटर, लेकिन यूरो फाइटर में सारे यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं। किसी का कहीं से वो आ रहा है, इक्विपमेंट आ रहा है, किसी कुछ कहीं से आ रहा है। किसी एक कंट्री ने भी रोक दिया, मान लो डिप्लोमेटिक रीजंस की वजह से, कि पाकिस्तान से वॉर हो रही है, हम नहीं देते ये पार्ट, फिर क्या करोगे? वो फ्रांस के साथ आपका कोई टाई अप तो है कम से कम स्ट्रेटेजिक, इस वजह से। वैसे तो खुद ही बनाना चाहिए, बाहर से तो खरीदना ही नहीं चाहिए। फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, अनमैन्ड ड्रोन्स क्यों नहीं बना पा रहे हम? बनाया ड्रोन्स बनाए। अच्छा हाँ, ड्रोन बनाया इन्होंने अभी, DRDO ने ड्रोन बनाया। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति ड्रोन की कंपनी शुरू कर रहा है, तो उसको कितने चांसेस है कि उसको फंडिंग मिलेगी, इन्वेस्टमेंट मिलेगी? अब तो बहुत साल हो गए ना ड्रोन्स को मार्केट में आए हुए। अगर वो आज से 3-4 साल पहले बनाता तो उसको अच्छे पैसे मिल जाते। अभी क्या हो रहा है कि मिलिट्री जिन टेक्नोलॉजीज के ऊपर हाथ रख रही है कि हमें ये चाहिए, उनको गवर्नमेंट ऑर्डर्स मिल रहे हैं, उनको बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन मिलिट्री अगर कह रही है भाई मेरे को इससे बेटर मिल रहा है, तो फिर आपका कोई बायर नहीं है, आप किसको बेचोगे? गवर्नमेंट इज़ द बायर। और ये जो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो रोबोट्स हैं, उसकी कंपनी लगाने वालों को इन्वेस्टमेंट मिल रही है? इंडिया भारत में कोई नहीं है। इंडिया हार्डवेयर कंट्री है ही नहीं ना है, पर जैसे मान लेते हैं कोई शुरू इंडस्ट्रियल करना रोबोट्स का रिक्वायरमेंट है, कोई शुरू करना चाहता है कि हम ये शुरू करते हैं, हम रोबोट्स बनाना हाँ चाहते हैं। बनाओ, आप इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाओ। अच्छा। लेकिन वो जो कंज्यूमर रोबोट्स होते हैं ना, कि वो खाना खिलाएगा और कोई थूकता भी नहीं है, मतलब नोबडी इज बॉदर्ड, क्योंकि बंदा इतना सस्ता है यहाँ पे। इंडस्ट्रियल रोबोट्स रामू को खड़ा कर लेंगे। इंडस्ट्रियल रोबोट्स मतलब क्या? गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने बनाया ना रोबो। गलगोटिया यूनिवर्सिटी अच्छी है भाई, मैं उनकी बुराई नहीं। अच्छा, एक कंपनी, एक स्टार्टअप आई थी मेरे पास, ऑरेंज लैब्स। आपने गलगोटिया का नाम लिया, आपने विप्रो का नाम क्यों नहीं लिया? उन्होंने भी सेम किया था। उन्होंने भी सेम किया था। आपने विप्रो का नाम नहीं लिया क्योंकि गलगोटिया के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया गया है ना, बदनाम ज़्यादा हो गया। पता फनी पता क्या हुआ? अगेन इट्स अ साउंड्स लाइक कॉन्स्पिरेसी थियरी, बट लेट मी टेल यू, डावोस में मीटिंग हो रही थी, ठीक है? भारत के IT मिनिस्टर साहब वहाँ बैठे हुए थे। वहाँ पे कई लोगों ने AI पे इनको खूब टोका कि कहाँ हो AI में, क्या चल रहा है। यूजुअली नहीं दूसरे वाले, क्या नाम है उनका, वो जो रेलवे पहले देखते थे,
अश्विनी वैष्णव। हाँ, तो वो उनको बहुत टोका गया वहाँ पे। मेरे पास वीडियोस अवेलेबल हैं उसके कि एआई में कहाँ है भारत, क्या है बेइज्जती कर दी भारत, थी, है ना? हाँ, बेइज्जती कर दी थी स्टेज पे। यस एग्जैक्टली। ऐसा गंदा क्वेश्चन पूछा था हाँ, और ये पूछ गया कि इंडिया क्या कर रहा है। हाँ, और उसके बाद जब वो लौटे हैं तो फटाफट इन्होंने बोला कि एक एआई समिट कर देते हैं फटाफट। आप समझ रहे हो बात को? स्प्लैश तो हाँ, तो इसीलिए वो एआई समिट जल्दी जल्दी में बुलाया। मुझे ऐसा लगा, हो सकता है भाई मैं गलत हूँ, कई बार तो आप गलत होते हो। नहीं, समिट के फायदे तो हमेशा होते हैं। देखो सब लोग आए थे, वो भी आया था, एंथ्रोपिक वाला भी आया था, इधर से चैट जीपीटी वाला भी आया था, उधर माइक्रोसॉफ्ट वाला भी आया हुआ था। समिट के फायदे तो होते हैं, लेकिन इस समय क्या हो रहा है कि लोग ये कह रहे हैं, इन्वेस्टर ये कह रहा है कि इंडिया का अपना LLM नहीं है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सर्वमियाई एक गवर्नमेंट फंडेड छोटा मॉडल है जो कि लोकल लैंग्वेजेस के लिए वो प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन चैट जीपीटी से भिड़ता हुआ, क्लॉड से चोरी कर लो यार, मतलब तो डीप सीक ने करा ना। हाँ, डीप सीक ने अपना बना लिया। हाँ, चोरी करके। हाँ, तो आप भी कर लो चोरी, कौन रोक रहा है? अच्छा, एक और चीज आप समझाइए जनता के लिए, क्योंकि मैं तो जानता हूँ। एक भारत में बड़ा चलता है, तेरे को पता है अमेरिका की कंपनी के सारे सीईओज इंडियंस हैं। उसका हमें क्या फायदा? घंटा, हमसे क्या मतलब? वो इंडियंस हैं तो हमें क्या दे रहे हैं वो? भाई अगर गूगल की जेमिनाई है, गूगल का सीईओ तो इंडियन है, हमें क्या मिलता है उससे? कुछ नहीं मिलता। अब आप समझ, कन्विंस करिए मुझे। शायद मिलता हो। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सुंदर पिचाई केम टू इंडिया आए, वो उन्होंने $15 बिलियन का वाइजैग में डेटा सेंटर अनाउंस किया। ये जो डेटा सेंटर है ना, इनको देख जब कोई बोलता है ना मैं डेटा सेंटर अनाउंस कर रहा हूँ, तो मुझे वो याद आता है कि कोई डावोस नहीं, कौन सी कंपनी थी वो जिसने भारत में एक भोपाल के पास केमिकल प्लांट लगाया था, यूनियन कार्बाइड। तो मुझे यूनियन कार्बाइड याद आती है कि अपना ना वो घटिया केमिकल आपके यहाँ डंप करना चाहते हैं। जब कोई डेटा सेंटर एग्जैक्टली, जब मेरे यहाँ डेटा सेंटर आप अनाउंस करते हो ना, मुझे ऐसा लगता है कि अरे मेरे भाई जॉब्स आ रही हैं ठीक है, बट उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो वही वाले हैं जो मुझे पहले मिल चुके हैं यूनियन कार्बाइड के टाइम पे। अब बोलो यूनियन कार्बाइड जॉब्स नहीं आई थी, तब उसमें भी आई थी जॉब्स, 10,000 लोगों को मार के भी गया फिर वो। दैट ऑर्गेनाइजेशन इट किल्ड 10,000 पीपल इन वन सिटी। न्यूक्लियर बॉम्ब में मरते हैं 10-15 हज़ार लोग। तो ये वही वाली बात है, जब भी कोई डेटा सेंटर अनाउंस कर रहा है मेरे लिए इतने बिलियन का लगा रहा हूँ, मत अनाउंस करो भाई डेटा सेंटर हमारे यहाँ पे, क्योंकि डेटा सेंटर उन्हीं देशों में अनाउंस किया है जो गरीब है। पता क्या कह रहा है आजकल? क्या इन्वेस्टर इंडिया की स्टॉक मार्केट को क्यों एग्जिट मार रहा है FII? कि वो कह रहा है मैं जो कंट्रीज़ के पास प्रोप्राइटरी AI है, चाहे वो चिप्स हो या LLM हो या उसके पास कोई यूनिक हो, जैसे डीप सीक चाइना के पास है, ताइवान के पास ASMC है जो चिप्स बनाती है, तो वो उस स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडियन IT इंडस्ट्री 350 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है ये शेकी ग्राउंड्स पे है, खत्म हो जाएगा। हाँ, तो ये अगर खत्म हुआ तो इंडिया का रुपया तो और डिप्रेस होगा। ये मैं आपको ये अभी बता दूंगा, ये खत्म हो रहा है, ये हमारी IT इंडस्ट्री खत्म हो रही है, क्योंकि बहुत हद तक खत्म हो चुकी है और जो बची है वो भी जा रही है। क्योंकि जब जो काम सो कॉल्ड हमारे यहाँ का 4 करोड़ इंजीनियरिंग पढ़ रहा है बंदा कॉलेज में जाके, उसके लिए जॉब नहीं है मार्केट में, क्योंकि वो जॉब के लिए AI ऑलरेडी आ चुका है, वो कर रहा है उन कामों को ऑलरेडी। और अच्छा, कोई ऐसा स्पेशल कोई प्रेशर नहीं है सरकार की तरफ से नहीं कि अप्रोच बदल डालो पूरी। डू यू सी एनी अप्रोच फ्रॉम द गवर्नमेंट कि पूरी अप्रोच बदल डालो, कॉलेजेस में ये पढ़ाओ, बहुत हो गया, अब ये नहीं चलेगा, अब ये पढ़ाएंगे कॉलेज में? लगा जहाँ पे आपको लगा बिल्कुल एकदम क्रांतिकारी स्तर पे प्रयोग किए जा रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं है। सर्वमियाई पे इन्होंने इन्वेस्ट करा है और जो नंबर ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन्होंने इंपोर्ट का अनाउंस किया था उसको बढ़ाया है। उस टाइप के स्टेप्स ले रहे हैं, इंक्रीमेंटल स्टेप्स ले रहे हैं, मतलब आमूल-चूल परिवर्तन नहीं कर रहे हैं कुछ भी। जैसे आप कहो ना कि नहीं यार, डीप सीक अगर उसने इतनी कम कैपेसिटी सेमीकंडक्टर पे बना लिया तो हम भी बनाएंगे, हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी पे खेलेंगे। तो वो सर्वमियाई है। और तो अभी इंडिया AI मिशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखता है, कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर रही है, हिम्मत ही नहीं है किसी की। किसी ने इन्फोसिस वाले से पूछा था, एक ने TCS के चेयरमैन से पूछा था कि आप लोग क्यों नहीं बनाते, तो वो कहता है कि हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है उसमें। तो जो भी करंट है वो बंद हो जाएगा तो क्या करोगे फिर? अब निकाले हैं ना TCS ने 1,20,000 लोग, अभी जितने भी 50 साल से ऊपर के थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट्स वो निकाल दिए सारे। तो अब जैसे उनको निकाल दिया, अच्छी बात है, आपने बचा लिए पैसे, बंद हो गई तो फिर कहाँ जाओगे? बंद तो होगी, दिख रहा है कि बंद हो जाएगी 5 साल 7 साल। इस बात पे बेट कर रहे हैं कि चाइना और US की राइवलरी में हमें उनका किसी का AI सस्ते में यूज़ करने को मिल जाएगा, जबकि डिपेंडेंसी मीन्स कि कल को वो अगर प्राइसिंग डबल करेगा, फ्यूचर में ट्रिपल करेगा, तो आपके पास कहीं जाने के लिए नहीं होगा। ये रियलिटी है मार्केट की। और दूसरी रियलिटी ये है कि इस समय वो बहुत कॉस्टली है। क्लॉड जिन कंपनीज ने लिया हुआ है पेड, उनके क्रेडिट्स ऐसे खत्म होते हैं और CFO कहता है भाई कितना पैसा लगाए इस पे। तो एम्प्लॉयज़ वर्सेस AI,
उसकी कॉस्ट अभी इस समय, अच्छा ऐसे बोल रहे इस समय AI इज टू कॉस्टली। अच्छा, और जितना पैसा ये लोग लगा रहे हैं ट्रिलियंस में यूएस वाले, हाँ, फिर वो बोलेंगे सारा हम रिकवर करेंगे भाई, बिल्कुल। तो एम्प्लॉय काट काट के कितना रिकवर कर लोगे? फिर तो हम एम्प्लॉय रखेंगे। दैट बॉय क्या नाम है उसका, वो सैम ऑल्टमैन, हाँ, मैं 250 बिलियन 500 बिलियन ही बर्न वो कर तो दूंगा। बात करता ही नहीं 500 बिलियन से छोटी। 500 बिलियन से कम देखा है उसको कभी बात करते हुए? आई थिंक ही सो सीरियस यार। मुझे ऐसा लगता है उसका हस्बैंड जो है हाँ। वो उसे समझाता है ऐसी बातें कि ऐसी बातें क्या कर। ही हैज अ हस्बैंड, ही हैज अ हस्बैंड, ही डजंट हैव अ वो वाइफ। झूठ बहुत बोलता है सैम ऑल्टमैन, तो इलॉन मस्क कौन सा सच सिचुएशन बोलता के है? हिसाब से बोलता है। इलॉन मस्क कौन सा सच्चा आदमी है? उसने भी कितने ही झूठ बोल रखे हैं, सब चलता है, लेकिन इलॉन मस्क भाई इलॉन मस्क का स्टाइल है कुछ एक जो लोगों को बहुत पसंद है, बिकॉज़ मार्स में हम इंसानों को बसाएंगे। I'll tell you one thing. टेस्ला की गाड़ी शिप रॉकेट पे ऊपर भेज दी। 2014 में my wife used to be my girlfriend and I told her कि then Elon Musk was around $2 billion. I told my wife that this man is going to be the richest man in the world. 2014 में. She said, why would you say that? Because I said, because first of all I read about him and second is because I think कि जिस तरह के plans हैं इसके और ये फेल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा मुझे, आगे बढ़ रहा है ये, क्योंकि टेस्ला ही तब उसकी नई नई चल रही थी बिल्कुल। उसने जो करके दिखाया, नहीं लोग तब वो टेस्ला पे चल रहा था जब मैं ये बात बता रहा हूँ, तब $2 बिलियन टेस्ला से थे उसके, टेस्ला भी और SpaceX भी, हाँ उसकी खुद की नहीं थी वो। हाँ उस बंदे ने बाद में बहुत गेम किया था। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा था he'll be the richest man in the world, तो शी इज लाइक कि ऐसे बिकॉज जो इसके प्लान्स हैं उसमें अगर इसके पास $1-1.5 ट्रिलियन इसके अब व्यक्तिगत नहीं होंगे, क्योंकि इसकी कंपनियां एक कंपनी $8-8 ट्रिलियन की होगी तभी इसके वो प्लान सक्सेसफुल होंगे, वरना प्लान ही नहीं सक्सेसफुल होगा इसका। भाई ये जितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ये और अब तक जो करता आ रहा है, तो अगर ये सक्सेसफुल होता जाएगा तो ही विल बी द रिचेस्ट मैन, नो वन कैन बीट हिम, क्योंकि बाकी इतने आइडियाज ही नहीं है। आई रेड अ बुक ऑफ नो आई डिड नॉट रीड, आई वाज वाचिंग एन इंटरव्यू इन विच सर्गे ब्रिन, Google वाला, he was asked that if you die in front of a bus, who do you think should have your money? And Elon Musk was only on $2 billion. He said मैं चाहूँगा मेरे 16, तब उसके 16 बिलियन थे, सर्गे ब्रिन को, मैं चाहूँगा मेरे 16 बिलियन उसको मिल जाए। तो उसने उन्होंने पूछा क्यों? कह रहे क्योंकि वो ऐसे काम कर रहा है जो मैं करना तो चाहता था एज ए यंग मैन, पर अब मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मेरा मन नहीं करता इन कामों पैसे लगाने की, पर वो कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं अपने पैसे उसको दे दूँ। तो जब मैंने इस तरह की बातें उसके बारे में पढ़ना सुनना शुरू किया तो मुझे लगा नहीं ये जा रहा है, सही दिशा में जा रहा है। मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने उसके शेयर नहीं खरीदे। टेस्ला खरीद लेते, और जैसे पेलेंटीर है, पेलेंटीर पेलेंटीर को मैंने अभी बोला था मेरी वाइफ को, अभी मतलब 2019 में, ऐसा ये देखना बहुत आगे जाने वाले हैं पेलेंटीर वाले। शी इज लाइक हाउ वुड यू से दैट? आई सेड आई एम टेलिंग यू बिकॉज दे आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम CIA, दे आर गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम NSA, ईरान वॉर में। हाँ, तो अच्छा पेलेंटीर का काम क्या है? मैंने जो पढ़ा उनके बारे में, जब वो बनी रही थी वो इसीलिए बन रहे थे कि मैं प्रिसाइजली बता दूंगा कि कंसल साहब कहाँ बैठे हैं, एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा कि ये बैठा ये रहा, और वो ऑथेंटिक होगी 100%। उसका काम ही यही है, बस इतना ही करता है पेलेंटीर। मैंने कहा मेरे को इसकी बहुत जरूरत है कि बता दे कौन एग्जैक्टली कहाँ बैठा है, ताकि अपने CIA एजेंट उसको प्लेन में बिठाना, बिजनेस क्लास का टिकट देना, जा भाई उसको मार क्या, वो चाहता है वहीं से एक छोटा सा ड्रोन उड़े उसको यहीं पे मार दे, बात खत्म हो। उसको इसीलिए वो पेलेंटीर बन रहा है, दुनिया में दहशत फैलाने के लिए पेलेंटीर बन रहा है, और पेलेंटीर बन गया वो। आई एम श्योर वो बहुत ऊपर गया, $200 बिलियन बन गया। नहीं, मैं तो एलॉन मस्क की टेस्ला से बहुत इम्प्रेस था। उसको जो वैल्यूएशन मिलती थी वो मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि दुनिया की सारी कार कंपनीज का मिला के उससे ज़्यादा टेस्ला की वैल्यूएशन। यार क्या लॉजिक है? इसमें भी गेम डार्पा का ना हो कहीं। अच्छा, फिर स्पेसएक्स देख लो, अब IPO कर रहा है तो $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन मांग रहा है। बिल्कुल मांगेगा भाई स्पेसएक्स। प्रॉफिट्स का है आपको पता है, चलिए एक और कॉन्स्पिरेसी, लेट मी इंडल्ज यू इन अनदर कॉन्स्पिरेसी थियरी। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रम्प के चचा, इलॉन मस्क के पिताजी डोनाल्ड ट्रम्प के चचा, और इनके जो फादर्स थे मतलब दादा, ये सब के सब मतलब ये फैमिलीज हैं जो कंट्रोल करती हैं, जो यूएस नहीं पूरी दुनिया को कोशिश कर रही है कंट्रोल करने की। उदाहरण के लिए जो ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि जाएगा और छोड़ के बाहर नीचे आ जाएगा, इट वाज इन्वेंटेड बाय फ्यू पीपल, Israelis, नहीं, long time ago. However, nobody used it so far. So, but it was given to him, and वर्दी तो है Elon Musk. Elon Musk वर्दी भी है, मैं ये नहीं कहूँगा। अच्छा, इन्होंने जिसको उसको दिया वो वर्दी थे, उनको मिला है, बहुत ही वर्दी लोगों को मिला है। अब वो वर्दी थे बन गए भगवान जाने, पर उनको मिला है ऐसे। जैसे कि जब वो मरते हैं, क्या नाम था उनका, निकोला टेस्ला, जिस दिन वो मरते हैं तो उनका जो उनको फ्री में स्वीट मिला हुआ था एक होटल में, उसमें रहते थे, तो जो उनकी डेड बॉडी एक तरफ पड़ी है और क्या कहते हैं उसे, ये FBI वाले घुसते हैं उनके रूम में, और सबसे पहले जिस बंदे को बुलाया जाता है वो डोनाल्ड ट्रम्प का चचा,
वो आता है, उनके सारे बैग्स उठाता है जिन्होंने रिसर्च कर रखी होती है, नीचे उसकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उसके अंदर वो भरता है और लेके चला जाता है। माय गॉड। डोनाल्ड ट्रंप के चाचा उस समय MIT में प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के, वो आते हैं, भरते हैं और चले जाते हैं। यहाँ तक भी डाउट है कि वो जो गोली चली थी कान को छू के वो गई तो थी, नहीं, वो तो थी, ठीक है, Fix थी वो वो। है ना, वो गोली जो चली थी, फाइट हाँ। अरे कौन सा फाइट, तेरे तो यार रेटिंग नंबर्स नहीं है तो तूने यार फाइट मचा दिया कान पे यार, मतलब नो यार। तो आप इस बात को समझो। अब देखो, अभी ये बोलता है कि मैं सीज फायर करूंगा ईरान पे, उससे 20 मिनट पहले अनाउंसमेंट से $200 मिलियन का ऑयल फ्यूचर्स पे पंट लगता है। जब भी ये बोलता है कि मैं सीज फायर करूंगा, उसके हर 20 मिनट पहले कोई 200 मिलियन 500 मिलियन का पंट लगाता है ऑयल पे और फ्री के पैसे बना लेता है। भाई अमेरिका की वॉर स्ट्रेटेजी इसके पैसों पे चल रही है कि कितने बनाने हैं इसको। व्यक्तिगत रूप से कितना कमाना है इसको। हाँ, इसने बहुत पैसे बनाए, जैसे कोई बहुत सारे अनसेड सोर्सेज जो कहते हैं कि $500 बिलियन का आदमी हो गया अब तक डोनाल्ड ट्रम्प और उसका परिवार। $500 बिलियन का बन चुका है अब तक उसका परिवार। जब ये ओथ लेने वाला था उससे कुछ टाइम पहले UAE का एक मिनिस्टर जो रॉयल फैमिली का ही था, वो जाता है US और कहता है कि हम तेरे क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस में $500 मिलियन का स्टेक ले रहे हैं, और 500 मिलियन दे आता है इसको इसकी ओथ से हफ्ता पहले। ऑब्वियसली 500 मिलियन एक कंट्री से ले रहा और है। इतना स्टूपिड है उसका वो क्रिप्टो, बट वो चल रहा है भाई। क्या है वो स्टूपिड? वो कुछ नहीं है, 500 मिलियन ट्रांसफर करने का तरीका है। क्रिप्टो बहुत सारे लोगों ने खरीदा, इवन पाकिस्तान से जो इतनी दोस्ती हुई है उसके पीछे क्रिप्टो का ही कारण है, क्योंकि पाकिस्तानियों के साथ वही गेम कर रहा है, अपने दामाद के पैसे लगवा रहा है। एनीवेज, आपको लगता है ग्लोबलाइजेशन वाज अ कर्स टू द वर्ल्ड और इट वाज अ ब्लेसिंग टू द वर्ल्ड? मैं तो ब्लेसिंग ही कहूँगा। इंडिया का तो बुरा हाल था इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो हमारे लिए ब्लेसिंग जरूर वहाँ पे थी। आ गया था। और जानबूझ के इन्होंने इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटिशर्स ने लाने नहीं दिया। सिर्फ थोड़ा बहुत बिरलास कर रहे थे कुछ और टाटास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो इंडस्ट्रीज लगी ही नहीं। अभी भी आप बताओ ना, आज इंडियन फैमिलीज में कोई ऐसा फर्वर आपको दिखाओ कि हम घर के पीछे एक रॉकेट छोड़ेंगे, हमने एक नई चीज़ बनाई है। कहीं कोई टेक्नोलॉजी का जो अडॉप्शन फैमिलीज के अंदर वो है ही नहीं, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था ही नहीं। हमारे सब कुछ कंट्रोल भी तो है। जैसे मैं चाहता हूँ मेरी बेटियां रॉकेट, मैंने बड़ा रिसर्च किया, कहीं मिल ही नहीं रहा कुछ। हाँ, तो इंडिया में है ही नहीं ना। आप देखो इतनी रिवर्स है यहाँ पे। इंडिया में सबसे ज़्यादा रिवर्स है दुनिया की। और कहीं भी आपको कोई बोट मिलेगी ना, वो सारी टूटी फूटी छोटी क्वालिटी की घटिया, यहाँ बोट बनती ही नहीं। अच्छा। सारी इंपोर्ट करनी पड़ती है, कोई करता नहीं। तो इंडिया में तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो थोड़ा बहुत है वो है। IT इंडस्ट्री कह लो, लोग देख रहे हैं US में क्या हो रहा है, फिर यहाँ चलो सर्वम बना रहे हैं। अच्छा, स्टार्टअप्स में तो बहुत बना रहे हैं, कर रहे हैं कि भाई हम एक, चलो कंज्यूमर साइड में ही बना रहे हैं, D2C साइड में बना रहे हैं, होम डिलीवरी साइड में बना रहे हैं, अब मेड्स डिलीवर कर रहे हैं, अब कह रहे हैं सामान पकड़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट कर रहे हैं ना। तो ग्लोबलाइजेशन का तो मैं बोलूँगा कि इंडिया के लिए बहुत अच्छा, और इंग्लिश स्पीकिंग की वजह से। तो हमने कभी वो क्यों, हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेकर इतना वो ध्यान क्यों नहीं है? इवन अंबानी अडानी इसको फोकस नहीं होता उस पर, क्यों है ऐसा? क्योंकि हमारा जो इंजीनियरिंग का सिस्टम बना हुआ है उसमें टॉप लेवल के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके पास क्वालिटी फैकल्टी है, उनके पास क्वालिटी रिसर्च है, लेकिन जैसे ही आप फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल पे आते हो वो टीचर्स ही नहीं है। और टीचर्स एक बार जॉब पे आ जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि अब तो सैलरी मिल ही रही है, हमें ढंग से पढ़ाने की क्या ज़रूरत। तो देयर इज़, मतलब टीचर्स नहीं है इंस्टीट्यूट्स में, तो रिसर्च कैसे होगी? अच्छा, या तो आप उन टीचर्स को बोलो कि तू कॉर्पोरेट्स के साथ मिलके रिसर्च कर, जैसे US में करते हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें टीचर को बहुत अच्छा इंसेंटिव मिल रहा हो कि वो रिसर्च करे कॉर्पोरेट्स के लिए। वो IITs में है, कुछ अच्छे IIITs में होगा, NITs में होगा, बट अदरवाइज कॉलेजेस में नहीं है। पर आपको नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स के पीछे शायद भाई भतीजावादी कारण, टीचर्स भी उनको रखा जाता है जो भाई भतीजावाद में ऊपर आ जाते हैं, जो करीबी होते हैं वही टीचर बन जाते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम टीचिंग प्रोफेशन ना इंडिया में लोग लास्ट ऑप्शन रखते हैं। सबको IAS बनना है, सबको IAS हाँ, मतलब IAS कर लो, या फिर आजकल तो कॉर्पोरेट साइड में ही लोग सोचते हैं कि नौकरी लग जाए। और नौकरी की माइंडसेट कैसे खत्म हो गया आप बताइए। आप इतनी बात करते हैं। जब मैकॉले से पहले एक बुक आई थी जेम्स टूले और धर्मपाल की, अ ब्यूटीफुल ट्री। तो उन्होंने ये रिसर्च की थी कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि यहाँ के सारे लोग एजुकेटेड हैं, तो ऐसे कैसे है? तो उन्होंने, तो फिर अम्बेडकर जी ने क्यों कहा कि कोई एजुकेशन नहीं, मैं आपको बात पूरी, बट हाँ प्लीज। तो उन्होंने ये रिसर्च की थी कि यहाँ पे 7,30,000 7,30,000 नेबरहुड गली गली में वैदिक स्कूल खुले हुए थे। तो वो आपको वैदिक साइंस के अलावा एस्ट्रोनॉमी और जियोलॉजी और ये सब पढ़ाते थे। इवन सारे रिलीजन, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब, बुद्धा, सब पढ़ाते थे।
और ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन थी। तो जब मैकॉले आया तो मैकॉले ने कहा कि ये तो हमारे फुट सोल्जर्स बनेंगे नहीं ये लोग, क्योंकि इनका तो अपना एक स्पाइन है, अपनी एक पहचान है, तो इस पहचान को ख़त्म करना पड़ेगा। तो जो कॉन्वेंट एजुकेशन लाए वो, जिसमें एक क्लास के अंदर 50 बच्चे भरते हो, कहते हो कोई लीडरी नहीं दिखाएगा, लीडरी खत्म कर देते हैं सबकी और चुपचाप नौकरी करो जाके। वो सिस्टम आज तक चलता आ रहा है, जो फैक्ट्री सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, कि इनको क्लास में भर दो और इनको वही फिजिक्स साइंस वगैरह पढ़ा के ब्रिटिश राज के क्लर्क्स बना दो। वही चलता आ रहा है। स्कूलिंग तो वही है, कॉलेजेस में फ़र्क आ गया कि वो एंटरप्रेन्योरशिप सेल बन गए और यूएस से एक्सपोजर बहुत है लोगों का, कॉर्पोरेट से एक्सपोजर बहुत है लोगों का, लेकिन स्कूलिंग वहीं की वहीं खड़ी है आज। उसका रीज़न ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, 50 बच्चे क्लास में बिठाने पड़ते हैं, तो आप लीडरी कैसे सिखाओगे अगर क्लास में 50 बच्चे बिठाओगे तो। मान लो एक बच्चा है, वो कहता है कि मेरे को केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है और मेरे को इंग्लिश अच्छी लगती है, हिंदी अच्छी लगती है और इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है, लेकिन वो उसको पढ़ना फिजिक्स भी पढ़ रहा है, उसको पढ़ना मैथमेटिक्स भी पढ़ रहा है। वो एक बंदा है, वो कहता है कि मैं तो अमेजिंग कम्युनिकेशन है मेरी, मैं तो लिखता बहुत अच्छा हूँ, लेकिन वो पढ़ रहा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स। कोई बंदा ये भी ऐसा भी हो सकता है जो ड्रोन बनाने में तो माहिर हो पर फिजिक्स से उसको दूर दूर लेने देना हो। स्किल है ना, अब तभी इंटरनेशनल बैकलॉरेट आ गया। जितनी खोज हुई है दुनिया में, किसी के पास पीएचडी नहीं थी, सबने ऐसे ही खोज करी है। कोई पीएचडी वालों ने कभी खोज नहीं करी, कोई कुछ नहीं उखाड़ा। मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी, आपको अच्छी लगेगी, कि जैसे एक सपोज एक डिपार्टमेंट है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में और वो उसका जियोलॉजी का डिपार्टमेंट है। अब वो जियोलॉजी वाला जब जियोलॉजी पढ़ लेता है तो वो कहता है यार इंडिया में तो नौकरी नहीं, जियोलॉजी में तो सिर्फ ओएनजीसी या फिर गवर्नमेंट कंपनी या ऐसे कुछ है नौकरियां। तो वो क्या करता है कि वो यूनिवर्सिटी को बोलता है कि मैं आप ही के यहाँ रिसर्च कर लेता हूँ, मुझे स्टाइपेंड दे देना। तो वो अपनी वहाँ पे फेक नौकरी क्रिएट कर लेता है। फिर वो यूनिवर्सिटी कहती है कि यार तो ऐसा कर, अपने नीचे 10 और ट्रेन कर दे, तो वहीं से वो कमा रहे हैं। उसका कोई एक्चुअल आउटपुट से लिंक ही नहीं है चीज़ का, कोई रिलेशन नहीं है। अब इंटरनेशनल बैकलॉरिएट आ गया ना स्कूलिंग में, क्लास में 10 बच्चे होंगे या 15 मुश्किल से, और सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। मैथमेटिक्स 1 नहीं हो पा रहा हैंडल, 2 ले लो, 2 नहीं हो पा रहा 3 ले लो, उसके साथ मिक्स करके आप जियोलॉजी ले लो, साथ में इकोनॉमिक्स ले लो। उसके बाद टीचर आपको वीकेंड पे कहती है कि जो पर्सनल डाउट्स है सॉल्व करवा ले, लेकिन फिर वो कॉस्टली बहुत है। प्लस क्या होता है कि वो यहाँ के एंट्रेंस के लेवल का नहीं पढ़ाते साइंस 11-12 में, तो आप इंडियन कॉलेजेस में नहीं जा सकते, आपको फिर बाहर जाना पड़ता है। मुझे ये समझ में नहीं आता, जैसे मुझे ऐसा लगता है जैसे अब मैं ये नहीं कह सकता कि बाकी लोग भी कर सकते हैं काम। मैं अपनी बेटियों को, मेरी 2 बेटियां हैं, मुझे लगता है कि मुझे उनको पढ़ाना ही नहीं है। आई वॉन्ट देम टू होम स्कूलिंग प्लस हमारा जो बिजनेस है वो सीखो, होम स्कूलिंग करो और बिजनेस को इतने अच्छे से सीखो कि तुम इसको ही बहुत आगे ले जा सको। तो पहले फैमिलीज करती तो थी, हाँ, कि वो कहती थी छोड़ पढ़ाई यार, धंधा पर ये पूरा देश भी करता था। आगरा में खाली पेठा क्यों मिलता है भाई साहब? क्योंकि सब पेठे काम करते थे, कोई और नहीं करता था। वो जो चीज़ ज़मीन में पैदा हो रही है उसका धंधा हम करेंगे। हापुड़ में, पिलखुआ में चदरें बन रही थी, ढाका में मलमल बन रहा था। शहर का एक प्रोफेशन था, शहर का, कि हमारे यहाँ ये बनता है सबसे अच्छा, सब बनाते थे। इसमें क्या हुआ है ना, इसमें ये हुआ है कि एक्चुअली क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन आया ना, उससे जो इंडियन बिजनेस फैमिलीज हैं वो ये कहने लगी कि यार हम ये धंधे में साल का 1 करोड़ का काम करते हैं, छोटा धंधा है, और उससे हम 20 लाख रुपए साल का कमाते हैं और पूरी फैमिली लगी हुई है। और वो देख यार, मेरे भाई का बेटा वो इंजीनियरिंग करके 24 लाख के पैकेज पे है, तो इससे अच्छा तो बड़ी कंपनी में, एमएनसी में काम कर लो। तो ये जो ट्रेंड आया ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जो अब रिवर्स हो रहा है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन रिवर्स हो रही है, तो फिर लोग कह रहे हैं कि यार स्टार्टअप खोल ले, स्टार्टअप खोल के एक्सटर्नल फंडिंग ले ले। उसमें भी धोखेबाजी है काफ़ी, मतलब, लेकिन जेन्युइन केस भी बहुत है और कंज्यूमर साइड में बहुत काम हो रहा है इंडिया में। मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं भाई, मेरा शुरू से रहा है ये फंडा कि मैं किसी की फंडिंग कभी नहीं चाहूँगा। मैं चाहूँगा ऐसे ही बिजनेसेस किए जाएँ जो बहुत सिंपल सा है कि भाई मैं 10 रुपये लगाता हूँ, 15 रुपये कमाता हूँ, उसमें 2 रुपये अपना खर्चा चलाता हूँ घर का, 3 रुपये वापस उसी बिजनेस में लगा देता हूँ। सिंपल सा रूल है। मुझे लगता है यही मेरे लिए बेस्ट है, अभी तक काम किया है, आगे भी करेगा। इंस्टेड ऑफ कि ये जो सो कॉल्ड की बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करना है। अगर हाइपोथेटिकली मैं रोबोट्स इंडस्ट्री में जैसे घुसता हूँ फ्यूचर में कि भाई मुझे रोबोट्स बनाने हैं, तो उसमें मेरा अप्रोच यही होगा कि बेच कहाँ सकता हूँ मैं, कितने पैसे आएंगे उसमें से, अगर मेरा अप्रोच होगा हमेशा ही रहेगा। अप्रोच मेरा बेसिकली रोबो बिजनेस बहुत ही इंडिया में ना, मतलब मैंने 2 कंपनीज को बहुत क्लोजली देखा और जनरली मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। मतलब अच्छा, यहाँ पे रोबो के प्रैक्टिकल यूजेस को लेके लोगों को बहुत क्वेश्चन मार्क है।
देखिए जापान में पूरे 2025 में 7 लाख बच्चे पैदा हुए बस। अच्छा। पूरे जापान में। अच्छा। पॉपुलेशन डाउन जा रही है। बिल्कुल। तो उनको रोबो चाहिए। नॉन रिपेयरेबल है पॉपुलेशन। चाइना को भी रोबो चाहिए क्योंकि नहीं, भारत को भी रोबोट चाहिए। आप मैं आपको भारत को बता कैसे चाहिए? इंडस्ट्रियल रोबो चाहिए। हाँ। इंडस्ट्रियल रोबो चाहिए क्योंकि वो जितना सस्ता माल बनाता है वो सस्ता माल आपका चाइना के माल से कम्पीट कर सकता है। लेकिन वैसे क्यों चाहिए आपको? नहीं, भारत में रोबोट चाहिए क्योंकि जैसे अभी जो डेली चोर्स हैं उसमें भी जरूरत पड़ेगी। वो ज़्यादा नहीं टाइम, 2-3 साल मार्केट बदल जाएगी पूरी। तो जैसे अभी क्या है कि बंगाल है, ठीक है, बंगाल में बीजेपी जीत गई, बंगाली जितने सबके सब बाहर चले गए बंगाल, वोट देने के नाम पे, इसके नाम पर। हमारे यहाँ पे मेड्स खत्म हो गई। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग खत्म हो गए, दर्जी खत्म हो गए। क्यों खत्म हुए? क्योंकि भारत में काम करने वाले लोग कम हो रहे हैं। लोगों को दिख नहीं रहा पर वो कम हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे क्योंकि भारत में गरीबी खत्म हो रही है। बंगाल में लोगों को बीजेपी आ गई है, वो लोगों को वहीं काम दे देगी। बहुत हद तक उम्मीद है कि उनको काम रिवाइव करेगी। हाँ, इंडस्ट्री को रिवाइव कर लेगी, वहाँ पे उनको काम मिलेगा। यहाँ पे जो काम करने वाले वो गए वहाँ पे। अभी भी हमारे यहाँ पे वो देखिए ना, जो ये है इलेक्ट्रिशियन का और प्लम्बिंग का अभी बहुत किल्लत है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ आपको, ये हमें एहसास नहीं होता कि हम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये सब कहने की बात है। मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है भारत में बहुत रिक्वायरमेंट अभी है, इस मोमेंट पे भी है बहुत सारी रिक्वायरमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि रिक्वायरमेंट भारत में भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप रोबो का बिजनेस का स्कोप देखते हो आप? हाँ, मुझे लगता है कि जो लोग शुरू करना चाहें। और दूसरा पता है कारण क्या है उसके पीछे, कि जैसे एक किताब है, वहाँ पे देखिए, आवर फाइनल इन्वेंशन लिख रखी है पीछे। आवर फाइनल इन्वेंशन। हाँ। तो जिन्होंने भी ये किताब लिखी है उन्होंने ये कहा है कि कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो कब्जा कर लेगी ह्यूमंस पे। तो अगर रोबोट हमारी तरफ 2-4 हमारे अपने होंगे तो क्या पता हमारी जान बच जाए। आप समझ रहे हो ना कि भाई मेरे अपने रोबोट। रोबोट। बात हो गई कि इंडिया की अर्थ एक्सप्लोर करेगी तो मार्स में बेस बनाना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो भैया मैं अपने में चाहता हूँ भाई एआई सब कुछ कब्जा करे, उस टाइम मेरे अपने भी तो 2-4 रोबोट है जो मेरी बात सुन लेगी। भाई मैं उनको पहले से ऐसा करूँ कि इंटरनेट से ना जोड़ के रखूँ, है ना, कि भाई तू काम कर छोटू, तू गन ले खड़ा हो जा गेट पे, है, देख लेंगे इनको सालों। अच्छा, एक बात बताइए, आपने वीएस नायपॉल का नाम लिया था। जी जी। तो ये जो वुंडेड सिविलाइजेशन वो तो है, तो इंडियन आदमी फटाक से रो पड़ता है और फटाक से हवा में भी आ जाता है। ये तो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। पर ये विद टाइम थोड़ा बेटर हुआ है वैसे, वुंडेडनेस जो इंडिया की है, जो एकदम से झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम से दंगे स्टार्ट हो जाते हैं, एकदम लिंचिंग हो जाती है एकदम से, मतलब नहीं, लिंचिंग जो होती है वो उसके पीछे बहुत ही लेयर्ड है सिचुएशन, बहुत लेयर्स हैं। जो जैसे हिंदू ने अगर किसी मुसलमान की लिंचिंग कर दी, वो तो वो सोच में होती है कब तक बर्दाश्त करेंगे हम, वो उसमें वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है। मुसलमान जो हिंदू की लिंचिंग करता है उसको लगता है कि हम करते तो आए हैं, अचानक इतना हीरो क्यों बन रहा तू। ये समझ रहे हो, ये अंतर है दोनों के बीच में। लिंचिंग होना, या जैसे अब जैसे ये बोलना कि ईद पर गाय नहीं कटनी चाहिए, है ना, बड़ा सिंपल सा है। और बाकी के मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर कोई जिद करके गाय ही काट रहा है तो इसका मतलब वो आपसे बदला लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैटर ऑफ थंपिंग। हाँ भाई मैं करके दिखाऊंगा। ये शुरू हुआ था भारत में, क्योंकि जो अभी आप अरब में चले जाए वहाँ पे गाय नहीं काटते वो लोग। हाँ, नहीं काटते वो गाय नहीं खाते इस तरह। अच्छा, मुझे तो जानवर दिखते ही नहीं किसी कंट्री में। हाँ, इंडिया में दिखते हैं सड़क। हाँ कहाँ दिखते हैं? तो वहाँ पे गाय नहीं खाई। मलेशिया में, सिंगापुर में, दुबई में कभी जानवर दिखे सड़क? सब अंदर होते हैं कहीं। हाँ, क्योंकि बट वो भी है ना कि हम आपको ना भारत को थोड़ा अलग तरीके से देखना पड़ेगा। आपको पता है जो एनिमल फ्रीडम है वो भारत में है। बाकी जगह पे इंडस्ट्रियल फार्मिंग हो रही है। फार्मिंग करता है। 6x6 के दरबे में गाय की पूरी जिंदगी निकल गई, दूध देती रही, वो वहीं मर भी गई, उठा के काट बेच भी दिया उन्होंने। हमारे यहाँ पे नहीं, हमारे पे वो फ्रीडम है अभी भी। तो अभी ये केरला के चीफ मिनिस्टर जैसे ही आए तो अचानक से वक्फ ने 450 एकड़ की ज़मीन पे नोटिस डाल दिया वेबसाइट पे। तो ये भी एक थंपिंग ही जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि जब जो भी ये सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां हैं वो क्या करती हैं, वो मुसलमानों का मानसिक संतुलन हिला देती हैं उनको अनड्यू एडवांटेजेस दे के। ठीक है, पैम्पर भी, ये पैम्परिंग थोड़े, ये तो मतलब आपने नरक मचा दिया बिल्कुल, है ना, कि मतलब मैं रेप करके आऊंगा तब भी कुछ नहीं होगा मुझे। दैट्स नॉट फेयर। तो क्या होता है, फिर बीजेपी वाले आते हैं और बोलते हैं कि भाई हम बताएंगे क्या होगा, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, और वो गलत हुआ भी होता है। तो क्या होता है, सामने वाले वोट देते हैं उठा के, ठीक है लो जी। तो अब तो इस देश में एक चीज बहुत क्लियर है, साउथ के 1-2 स्टेट्स को छोड़ दीजिए, बाकी हर स्टेट में एक चीज क्लियर है, इफ मुस्लिम्स लाइन अप टू वोट फॉर एक्स, हिंदूज विल लाइन अप अगेंस्ट हिम टू वोट फॉर वाई, और मेजॉरिटी वोट देंगे उनको। बिल्कुल पोलराइजेशन होगा, सोचने की बात ही नहीं है। उत्तर प्रदेश अभी से हार चुके हैं ऑपोजिशन वाले, नहीं मिलेगा इनको वोट, जबकि वो देश के लिए नहीं अच्छा है, पर ये दिख रहा है कि नहीं मिलेगा वोट, किसी को नहीं मिलेगा वोट। जो ये अभी 240, 250, 254 सीटें शायद बीजेपी, इस बार वो 350 ले आएंगे वो।
सवाल ही नहीं पैदा किसी और को वोट मिले। यानी सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर सबसे नंबर लोग कह रहे हैं मैं महंगा खा लूंगा, महंगा पी लूंगा, मेरी बेटी का बलात्कार ना हो, बस शांति तो रहे। हाँ, उनका है कि मैं महंगा खा लूंगा, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर जो मुजफ्फरपुर दंगे हुए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो समाजवादी पार्टी सरकार का था, दंगा हुआ ही इस बात पे था, लड़की का रेप हो गया, परिवार वाले गए पुलिस स्टेशन, उन्होंने हम FIR ही नहीं लिखेंगे, हमें ऊपर से आदेश है FIR नहीं लिखने के, हो गया दंगा उसी बात पे। दंगा होगा ही ना। आप ये कौन सा तरीका कि FIR ही नहीं लिखेंगे हम, वो ब्रिटिश स्टाइल में। हाँ, ये तो गुंडागर्दी ना सर। हम FIR नहीं लिखेंगे क्योंकि आप किस कम्युनिटी से आते हो। तो उत्तर प्रदेश खत्म है पहले। मैं अभी से बता रहा हूँ एडवांस में कि उत्तर प्रदेश में किसी और कुछ नहीं मिल रहा। बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी उत्तर प्रदेश में, 400 ना मिल जाए, 403। मैं आपको एक बात बताता हूँ, बीजेपी मतलब 2/3 मेजोरिटी ला रही है उत्तर प्रदेश में, विच इज नॉट गुड फॉर डेमोक्रेसी। बट अगर एक तरफ पोलराइजेशन हुआ तो दूसरी तरफ पोलराइजेशन होना 100% है इसमें को। और ये पता है क्या करेगा? तो असम में हैरान रह गया, 40% मुसलमान है, उसके बाद भी बीजेपी मेजोरिटी लेगी। वो मेजोरिटी इसलिए ले गए 40% है क्योंकि वो मुसलमानों के वोट कट, जो हिंदुओं के साथ करते थे ये, अच्छा वोट कटा वहां पे, बीजेपी ने वो उल्टा कर दिया उनके साथ। उन मुसलमानों की सीटों पर ज्यादा लोग खड़े हो गए, अच्छा तो उनके वोट बट गए, तो स्ट्रेटेजी से जीते। बहुत। बट वो बोलते हैं हिमांता बिस्वा की आई एम द लास्ट बीजेपी हिंदू चीफ मिनिस्टर। नहीं, आई डोंट थिंक सो। कहता है इतनी ज्यादा वो है, बांग्लादेश से इतने ज्यादा लोग आते हैं यहाँ पे कि बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक। नहीं, वो बदल सकते हैं ना, वो तो वही वाली बात है ना। अगर आपको इतनी मेजोरिटी मिल रही है, आपको 2/3 मेजोरिटी मिली है बंगाल में, 2/3 मेजोरिटी आपको वहाँ मिली है, अगर आप तब भी सिचुएशन नहीं बदल रहे हो तो आप डिजर्व नहीं करते हो वोट हिंदुओं का। भाई, यू डोंट डिजर्व दोस वोट्स। पब्लिक तो पूछेगी, बिल्कुल पूछेगी, तुम्हें वोट आपने क्यों नहीं रोका उनको। अब तो जितने भी बॉर्डर स्टेट है सब में तुम्हारा राज है, BSF भी तुम्हारी है, तो अब एंट्री कैसे हो रही है? तो सवाल तो तुम्हारे ऊपर चला गया ना साफ साफ। तो लड़ना तो पड़ेगा इनको। एनीवे, सबसे अंत में अगर कोई बंदा नया स्टार्टअप शुरू कर रहा है तो उसके लिए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप बोलोगे कि ये चीज़ें मत करना? पहली बात तो सिर्फ पैसा रेज करने के लिए स्टार्टअप मत शुरू करना। शार्क टैंक को देख के शार्क टैंक जैसा फाउंडर बनने की कोशिश मत करना। शार्क टैंक के जो इन्वेस्टर हैं उनमें से ज़्यादातर की लॉस मेकिंग कंपनियां हैं, इन्वेस्टर के पैसे से चला रहे हैं वो कंपनियां। तो उनको देख के ये मत सोचना कि मतलब उन्होंने दुनिया की बेस्ट कंपनी क्रिएट कर ली है। वो भी फंसे हुए हैं। IPO करने के बाद भी ममाअर्थ लॉस में ही है, ओयो भयंकर लॉस में है, और वो कुछ नेट प्रॉफिट कुछ करा है, एडजस्टेड करके करा है उसने, IPO नहीं आ पा रहा उसका। तो आपको सोच बड़ी रखनी है। अगर आप सोच बड़ी रख सकते हो और उतना बड़ा मार्केट साइज़ है तो आप सिंपल तरीके से बिजनेस सोचो और बनाओ। और ज़रूरी नहीं है आपको बाहर की इन्वेस्टमेंट लेनी है। अगर एक ग्रोथ है, वो ग्रोथ आप जल्दी कैप्चर करना चाहते हो इसलिए लेनी है आपको, और आपको क्लियर है कि इससे मैं ये अचीव कर सकता हूँ, तो अपनी वैल्यूएबल इक्विटी दो, नहीं तो मत दो, और छोटे से शुरू करके बनाओ। और कब समय होता है कि पूरा बिजनेस 100% बेच देना चाहिए? हो गया मेरा, बेच दो सब जब वैल्यूएशन ज़बरदस्त मिल रही हो। अच्छा, अब देखो BYD के शेयर वॉरेन बफेट ने इतने साल पहले ही बेच दिए, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट में पता नहीं कहाँ पे वैल्यूएशन पहुंची हुई थी। और इधर इंडिया में जब ये मिनिमलिस्ट बिका है, अब सोचो 5 साल पुरानी कंपनी 1000 करोड़ की वैल्यू पे हिंदुस्तान यूनिलीवर खरीदने को तैयार हो गया। इनके पास सपोज 50% इक्विटी भी होती, 500 करोड़ 5 साल की मेहनत के बाद, और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही है आपके हाथ से। मिनिमलिस्ट क्या है? ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जो इन्होंने लॉन्च करे थे। तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट्स किस चीज़ के? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे उसकी कुणाल शाह की बात करो कि उसने फ्री चार्ज बनाई, और वो सिंपल सा कंसेप्ट था कि वो आपको कूपन्स देता था, उससे आपका चार्ज हो जाता था ऐप से। $200 मिलियन की बेच दी एक्सिस बैंक को। कूपन क्या देता? लॉस मेकिंग। वो कूपन्स जिस पे डिस्काउंट मिलते हैं, अच्छा, उससे मोबाइल चार्ज कराना, अच्छा, वो देता था ऐप के ऊपर। वो $200 मिलियन की कुछ टर्नओवर नहीं था, कोई प्रॉफिट नहीं था, कुछ नहीं था, $200 मिलियन ले लिया उसने। जुगाड़ लग रहा है, दिख रहा है साहब। अब कुणाल शाह की 350 कंपनी, उसके दादाजी भी थे। 350 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है उसकी आज के टाइम में। अच्छा, स्नैपडील के फाउंडर देखो, 56 इन्वेस्टर्स थे स्नैपडील में, एक को भी एग्जिट नहीं दी, और जितने बड़े राउंड हुए बड़ी वैल्यूएशन पे, अपने खुद के शेयर बेचे उसमें। इतना पैसा निकाला स्नैपडील से। आज टाइटन कैपिटल देखो क्या क्या इन्वेस्टमेंट्स करके बैठा है। अच्छा, मतलब अगर आपको पैसा वैल्यूएशन ठीक मिल रही हो, एग्जिट। अच्छा, चिपको मत बिजनेस से। इवन आपका BPO बिजनेस, मेरा एक क्लाइंट है, उसने अभी देखा कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम थी, उसकी नेट प्रॉफिट 15% था,
लेकिन जो लिस्टेड 4 कंपनीज का मैंने एनालिसिस किया था वो 25% नेट प्रॉफिट पे थी, तो उसको पता था मैं मार्केट से कम पे कर रहा हूँ। फिर उसने कहा AI आ गया, तो उसने बोला कि भाई 15 करोड़ का उसको ऑफर हो रहा था, तो ले लिया 15 करोड़, बेच दिया, और अब वो AI की सॉफ्टवेयर कंपनी खोल के बैठा। अच्छा, मतलब देर इज़ नो रूल बुक, बट मतलब उसकी सोच ये थी कि कल को मुझे स्ट्रगल करना पड़े इसमें, वैसे ही मैं 15% पे खेल रहा हूँ, तो ले लिया एग्जिट। ठीक है, इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू सर। Lovely. Thank you so that much. came. Thank you. Yeah.